अभी तो ऐसा हो गया कि इंडिया में जो एकदम स्टॉक मार्केट में जो डील नहीं कर रहा है या जिसको बहुत फाइनेंस की नॉलेज नहीं, वो भी यूएस टैरिफ के बारे में बोल रहा है कहीं ना कहीं। देखिए, पहली बात तो ये समझना जरूरी है टैरिफ क्या है। तो आप रियल एस्टेट को एज एन इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट कैसे देखते हैं? यूएससी है जो सबको लड़वाता है जी, वो वेपन बनाता है, पहले वेपन बनाता है फिर लड़ाता है। उसी ने यूक्रेन को वो इक्विपमेंट्स दिए। देखिए, जो न्यूज़पेपर्स होती है ना, अब इनमें जो चीजें लोग लिख देते हैं, किसी ने लिख दिया गोल्ड 40,000 आ जाएगा जी, तो ऐसे ही आ जाएगा 40,000। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आप फॉरेक्स को कैसे देखते हो इन अ लॉन्गर रन, या इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये सही है, क्या है? सनी देओल की एक मूवी आई थी जिसमें क्या डायलॉग था, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। और अभी दुनिया में क्या चल रहा है, टैरिफ पे टैरिफ, टैरिफ पे टैरिफ। तो देखिए, हालात है ना अभी दुनिया के बड़े अनप्रेडिक्टेबल है। यूएस चाइना का ट्रेड वॉर, साथ में स्टॉक मार्केट अप एंड डाउन, क्या होगा कुछ भी नहीं पता। क्या अच्छे दिन आएंगे या बुरे दिन आने वाले हैं, हमें कुछ आइडिया नहीं है ना। स्पेशली हम हमारे सेंसेक्स या निफ्टी की बात करें तो वो कैसा है, आने वाले टाइम में कैसा परफॉर्म करेगा और नीचे जाएगा। ये सब कई सवाल है जो इन्वेस्टर के माइंड में और आम जनता के माइंड में भी चलते रहते हैं, क्योंकि उसका सीधा इम्पैक्ट हमारे दूसरे जो फाइनेंशियल ऑप्शन है, जहां गोल्ड है या रियल एस्टेट है, उसमें भी पड़ता है। सो इन सब चीज़ों को समझने के लिए एक एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। और आज द एसेंस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं एक सुपर एक्सपर्ट जिनका नाम है मिस्टर हितेश सोमानी, जो आपका इन्वेस्टमेंट ब्रांड के फाउंडर है और एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी है, जिनके यूट्यूब और इंस्टाग्राम में 25,000 से ज़्यादा फॉलोअर है। सो आज उनसे समझेंगे कि भाई ये टाइम कैसा है, क्या अभी इन्वेस्ट करना चाहिए स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड में, क्या एसआईपी रोक देनी चाहिए या शुरू करनी चाहिए। ये सब कुछ हम आज समझेंगे और साथ ही साथ में गोल्ड, फॉरेक्स, रियल एस्टेट, ऐसे कई इन्वेस्टमेंट अलग अलग ऑप्शन पे भी बात करेंगे। सो बड़ा ही एक्साइटिंग होने वाला है, जुड़े रहिएगा हमारे साथ आज के पॉडकास्ट में। सो वेलकम हितेश सोमानी सर। हाय, वेलकम टू द एसेंस पॉडकास्ट स्टूडियो। कैसे आप? बस एकदम फाइन, आप बताइए आप कैसे हैं? गुड टू सी यू ऑन आवर स्टूडियो फाइनली। वी थॉट कि ऐसा एक पॉडकास्ट करेंगे आपके साथ, बहुत सारी डिस्कशन रिगार्ड टू स्टॉक मार्केट और बहुत कुछ और बात करेंगे। फाइनली वी आर डूइंग इट। सो फर्स्टली बिफोर वी डिस्कस ऑल अबाउट आपके बारे में, थोड़ा मुझे आपके चाइल्डहुड के बारे में जानना है, राइट? बिकॉज मैं समझना चाहता हूँ कि आज तो हम आपको देख रहे हैं कि यू आर अ डिफरेंट पर्सनालिटी और आपकी एक पहचान है, बट आपका चाइल्डहुड कैसा था, थोड़ा उसको डिटेल। ये जो वर्ड आपने कहा ना, डिफरेंट पर्सनालिटी, ये बिल्कुल, मैं अगर मेरे चाइल्डहुड से खुद को कंपेयर करूं तो बहुत चेंज है। चाइल्डहुड में मतलब बहुत नोटोरियस तो नहीं था, लेकिन मैं बहुत स्टूडियस भी नहीं था। अच्छा। पढ़ाई में बिल्कुल ना के बराबर वाला था। आज भी मैं सबको कहता हूँ कि मेरे स्कूल के फ्रेंड्स को कहें कि मैं पढ़ाता हूँ, अच्छा, तो वो उस बात को बिलीव नहीं करते, बिकॉज आई वॉज नॉट अ काइंड ऑफ स्टूडियस पर्सन एट दैट टाइम। बट यस, टाइम चेंज मी। जब मैंने 12th में अच्छा स्कोर किया, उसके बाद मुझे फील हुआ कि आई कैन ऑल्सो डू इट। पहले मुझे लगता है कि पढ़ाई मेरा पार्ट ही नहीं, मेरा फोटे ही नहीं है। बट व्हेन आई कंप्लीटेड माय 12th विद गुड परसेंटेज एंड देन आई ऑप्ट फॉर CFA, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, जो कि बहुत हार्ड डिग्री कहलाती थी, आज भी है। पूरी दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो कि CFA बन पाए हैं जी। तो वो चीज़ें करते 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 आई स्टार्ट टीचिंग। मैंने पहले भी पढ़ाया और अभी पिछले 5-6 साल से व्हेन आई एम टीचिंग द स्टूडेंट्स, आई टीच व्हाट आई लाइक। वो वाली बात है कि दिस इज द रियल चेंज इन माय चाइल्डहुड एंड मी। ओके, सो उस टाइम पे यू आर नॉट दैट मच नोटोरियस ना, आप इतने बहुत शाय थे, मीडियोकर पर्सनालिटी थी। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका कभी ये था बचपन से कि मुझे इस डोमेन में आगे बढ़ना है, या उस वक्त कुछ क्लैरिटी थी, कोई ड्रीम्स, एस्पिरेशन थे, या फिर इट वाज बहुत रैंडमली जो हुआ वो कैसे? हाँ, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि अप टिल 10th जो बोर्ड का एग्जाम होता है, तब तक तो मुझे कुछ भी पता नहीं था कि मैं क्या बनूंगा। अच्छा, राइट। ये जरूर था कि कुछ बिजनेस करना है, मैं बिजनेसमैन बनूंगा। ये एक जैसे होता है ना, ये सपना नहीं होता जनरली लोगों का, होता है डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, IAS बनना है, ऑफिसर बनना है। बट आफ्टर 10th एक क्लैरिटी आई कि मैं बनूंगा तो बिजनेसमैन बनूंगा, करूंगा तो खुद का करूंगा। मैं मेरे फादर को भी यही कहता था कि पापा
अपने नीचे पुलिस वाला या डॉक्टर होने चाहिए, टीम वाह। अपने नीचे। मैं कहाँ डॉक्टर बन के लोगों का इलाज करूंगा, मैं क्यों बात रात भर जग के दुनिया का भला करूंगा। अपनी खुद के इतने पावरफुल होने चाहिए कि अपने सिक्योरिटी में पुलिस होनी चाहिए। ओह, सो वो एक ड्रीम डेवलप हुआ अंबानी से। अच्छा, वो फैमिली को जब मैं देखता था, उनकी खुद की टीम्स होती थी, वो जब निकलते थे तो 10 गाड़ियां उनके आजू बाजू होती थी। जी, तो जी, वो चीज़ ने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया और मैंने बहुत छोटी एज में 11th-12th में ही अपनी बुक्स में लिखना शुरू किया, हितेश सोमानी द नेक्स्ट अंबानी। वाह। राइमिंग भी अच्छा सेट होता है। तो वो राइमिंग तब से बना है। और मैं जब मैम पढ़ा रही होती थी तो भी बैठा बैठा डायरी में ही अपने बुक में यही लिखता था, हितेश सोमानी द नेक्स्ट अंबानी। तो वर्ड भी सेट होता था, बहुत फीचर सही भी सेट होता था, और मेरे कल्चर में भी वो आ गया कि यस, मुझे करना बिजनेस ही है। है, राइट। सो एक चीज और भी कि आपका राजस्थान में आप बॉर्न एंड ब्रॉट अप है, यस, आई एम Right. फ्रॉम उदयपुर। उदयपुर से आप। या वहाँ के बारे में कुछ बताओ, कैसा था चाइल्डहुड, मतलब कैसे उदयपुर सिटी में घूमना, आजू बाजू में ट्रैवल करना, हाउ इज इट? आज जैसे मैं सबको बताता हूँ दैट उदयपुर तो सिटी ऑफ लेक्स है, जी, वर्ल्ड की बिल्कुल। मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज में से एक है। तो वहाँ Right. पर जो लेक्स हैं, वहाँ पर जो नेचुरल थिंग्स हैं, वहाँ के जो पैलेसेस हैं, वहाँ की जो रॉयल हाइनेस वाली जो फीलिंग है, यस, मैंने बहुत ट्रेवल किया। लेकिन जो उदयपुर की होटल्स हैं या उदयपुर का जो कल्चर है, वो जी। तो अपने आप में एक बहुत डिफरेंट कल्चर है, जो एब्सोल्युटली, कि जनरली आपको दूसरी जगह नहीं मिलेगा। अराउंड द वर्ल्ड लोग वहाँ पे ट्रैवल करने आते हैं। तो हम तो वहीं बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुए, तो हमने उसकी उतनी वैल्यू नहीं देखी। लेकिन अब जब बाहर रहते हैं 20 साल से, Then you तो realize लगता it. है कि यार इंसान प्राउड से कहता है मैं तो अभी 3 दिन उदयपुर घूम के आया। तो हमें लगता है कि यार वो तो एक बहुत बड़ी डेस्टिनेशन है। एब्सोल्युटली, राइट। सो हितेश सर, आपका इन्वेस्टमेंट, राइट, नाम ही है कि आपका आपका इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, या कैसे ये इसकी शुरुआत के पहले ये आपका इन्वेस्टमेंट का आइडिया आना या वो जर्नी शुरू कैसे हुई, उसके बाद की तो हम बात डेफिनेटली करेंगे, बट वहां तक आने से पहले उसकी क्या तैयारियां थी और कैसे इवेंचुअली वहां तक पहुंचे? एक्चुअली ये कह सकते हैं कि जब मैं कॉलेज में था और मैं CFA कर रहा था, तब से स्टॉक मार्केट के प्रति तो मेरा कुछ इंटरेस्ट डेवलप होने लगा था। नो डाउट हम उदयपुर से थे, तो उसमें मैं जब अहमदाबाद आया उसके पहले तो स्टॉक मार्केट क्या होता है मुझे वो भी नहीं पता था। रियली? या रियली। मुझे यहाँ पर जब फ्रेंड्स मिले, उनके फादर को देखा, वो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमने CFA पढ़ना शुरू किया। अच्छा। वहाँ स्टॉक की बात होती थी, इक्विटीज की बात होती थी, कंपनी के वैल्यूएशन की बात होती थी। तो थोड़ा ये एक ग्रे कॉर्नर में मेरा इम्पैक्ट जाने लगा। आई थॉट कि यार यहाँ पर भी मुझे कुछ ध्यान देना चाहिए। एंड फिर इसी फील्ड में जब CFA बने तो जॉब भी स्टॉक मार्केट में ही मिलने वाली थी। तो आई स्टार्टेड माय फर्स्ट जॉब विद अ वेरी लो सैलरी कि बस मुझे एक्सपीरियंस गेन करना है। थियोरेटिकल तो मैंने बहुत ले लिया, लेकिन प्रैक्टिकली तो मुझे करना ही करना है। देन ग्रोथ मिलती गई 1.5-2 साल में आई अचीव्ड बिग टारगेट्स इन द कंपनीज एंड मैं बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच भी गया था। तो ये शुरुआत कब हुई आपका इन्वेस्टमेंट? 2007 में मैं जॉब में था, 2 साल तक मैं जॉब करता रहा एंड 2009 में आई स्टार्टेड माय ओन कंपनी। मुझे ऐसा लगने लगा कि जब कंपनी मुझे अच्छा पे कर रही है, मैं 1.5 साल में ऐसे ग्रो कर सकता हूँ, तो क्यों ना एक रिस्क ली जाए कि मेरा ड्रीम तो बिजनेस करने का था ही। तो रिस्क लेना एक पर्पस भी था, एक वोटे भी था कि लेंगे, बिजनेस खुद का होना चाहिए। एंड देन 2009 में आई स्टार्टेड आपका इन्वेस्टमेंट्स। ओके, सो आपका इन्वेस्टमेंट क्या एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म है या ये स्टॉक मार्केट डीलिंग प्लेटफॉर्म है या दोनों चीजें हैं? उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए 2019-20 के पहले की बात करें तो स्टॉक मार्केट में एजुकेशन होता है ये लोग भी नहीं जानते थे। एब्सोल्युटली। तो मैं जब 2009 में ये कंपनी मैंने बनाई, तब हमारा यही काम था कि मुझे कमाना आता है तो मैं ये एडवाइस क्लाइंट को दूं, मुझे कमाना आता है तो ये चीज़ें मैं लोगों को कन्वे करूं। एंड वी स्टार्टेड इज एज अ कंपनी ऑफ वेल्थ कंसल्टेशन, जहाँ लोग हमारे यहाँ पे डीमैट अकाउंट खोलते थे, काम करते थे और हम उनको एडवाइस करते थे, उस एडवाइस की कंसल्टेशन फीस लेते थे। तो एक्चुअली तो ये कंपनी बनी थी फॉर कंसल्टेशन ओनली, और अभी भी मैं सेबी रजिस्टर्ड आ रहे हूँ, तो वो तो मेरा मेन काम है कंसल्टेशन। उस पे मैं आ ही रहा था, बिटवीन आपने जब बात छेड़ दी, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि स्टॉक मार्केट में एजुकेट करने के ऊपर कुछ तो रेगुलेशन होगी, क्योंकि ये इतना इजी नहीं है, क्योंकि वी आर डीलिंग विद समबडीज
मनी, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस, तो वहाँ क्या गवर्नमेंट के क्राइटेरिया होते हैं? जैसे आपने एक वर्ड बोला सेबी रजिस्टर्ड होना, ये अपने आप में कितनी बड़ी चीज है, कैसे ये हुआ, उस पर थोड़ा बता दीजिए। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये जो आपने कहा, अभी काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनको खुद कभी स्टॉक मार्केट उन्होंने देखा नहीं, बट उन्हें क्या लगा कि एक लार्ज अमाउंट ऑफ पब्लिक है जो कि इससे बहुत अट्रैक्ट होती है, उस पर अच्छी रील बना दो, कुछ अच्छी स्ट्रेटेजी बना दो, लोगों को ये कहो कि 5-10 हज़ार रोज कमाएगा, तो लोग उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, फिर वो लोगों को मिसलीड करते हैं और उनके मिलियन व्यूज के लिए उन्हें इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे करता है, वो उस वजह से कुछ भी आके ज्ञान देते हैं। तो यहाँ पर जो रियल नॉलेज है उसकी बहुत कमी हो गई, कि रियल नॉलेज लोगों को मिलना ही बंद हो गया। तो यहाँ पर सेबी एक बहुत अच्छा स्टेप लेके आया कि जो सेबी रजिस्टर्ड आरए होगा, यानी जो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट होगा, वही ये नॉलेज दे सकता है, क्योंकि उनका एक एजुकेशन, एक बैकग्राउंड होगा इस फील्ड में। एग्जैक्टली उनका इस फील्ड में जो एजुकेशन होगी, उन फील्ड को वो अपने एक्सपीरियंस को बताएंगे, तो वो डेफिनेटली ये लोगों को एक खास चीज मिलेगी। और अभी उन्होंने रिसेंटली ये बंद कर दिया कि जो सेबी रजिस्टर्ड आरए नहीं है, ही कैन नॉट टीच। वंडरफुल, जो सेबी रजिस्टर्ड आरए नहीं है वो किसी को एडवाइस नहीं कर सकता। ये जो हमें लगता है ना, हम रूटीन में अपने दोस्त को कहते हैं तू ये शेयर ले ले, ऐसा कर ले, उस पे मैं आऊंगा, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आज के दिन में, क्योंकि टीवी एड में भी वो बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, पर ये जो इन्फ्लुएंसर दोस्त है वो तो लाइन भी नहीं बोलते, वो तो ये लाइन भी नहीं, वो डिस्क्लेमर तक यूज नहीं करते। इस लाइन को कहते हैं डिस्क्लेमर के। आज मैं भी अगर सेबी रजिस्टर्ड आ रहे हूँ, फिर भी अगर मैं आपको कहता हूँ कि ये शेयर आज लेना है, इस प्लेटफॉर्म पे लोग इसे सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे उनको ये कहना पड़ेगा कि भाई आपको आपकी रिस्क के हिसाब से स्टॉक लेना चाहिए, मेरे हिसाब से नहीं। सो आई हैव अ रोल, बट आई हैव एन अथॉरिटी ऑल्सो टू एडवाइस। मैंने अगर कह दिया तो मैंने क्राइम नहीं किया, ये बहुत बड़ी बात है। ये सेबी ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, इससे बहुत फिल्ट्रेशन हो गया। अभी पूरे इंडिया में सिर्फ 922 लोग ही हैं जो कि सेबी रजिस्टर्ड आ रहे हैं, यानी वो 922 क्वालिफाइड हैं, वो 922 अथॉरिटी रखते हैं किसी को एडवाइस करने की, किसी को टीच करने की। अदरवाइज तो आप कभी भी कुछ भी किसी से सीखने की बात करें या राय लें, तो पहले उसकी क्वालिटी देखें कि क्या वो सच में क्वालिफाइड है या नहीं। सो ये मतलब ऐसी बात है कि अगर किसी को सर दर्द हो रहा है और हम बोले पैरासीटामोल ले लो, बट वो बेचने का राइट एक फार्मा लाइसेंस के थ्रू ही आता है और प्रिस्क्राइब करने के लिए आपको एमबीबीएस होना पड़ता है। एग्जैक्टली। सो वो एक जो रेगुलेशन है वो जरूरी भी है, हालांकि हमें वो नॉलेज हो, थोड़ा आइडिया हो, बट एक अथॉरिटी या एक जो पर्सन उसके लिए क्वालिफाइड है, लाइसेंस है जो उसके पास, उसकी सलाह ही माननी चाहिए। एग्जैक्टली ये बहुत अच्छी चीज है। इससे क्या होगा कि अब लोगों के अंदर वो अवेयरनेस आने लगी है कि वो हमसे भी पहले पूछते सर आप सेबी रजिस्टर्ड हो या नहीं, तो आज ये बताते हुए भी प्राउड होता है और उनके क्वेश्चन पे कॉन्फिडेंस भी आता है कि यस वो बंदा भी सही इंसान से राय लेना चाहता है, उसे भी फ्री की एडवाइस नहीं चाहिए, उसे पैसा लगाना है। लेकिन अब ये जो कल्चर डेवलप हुआ है लोगों में एजुकेट होने का, कि वो स्टॉक मार्केट को समझने लगे कि ये बिना सीख के करने वाली चीज नहीं है, या तो इसे सीख लो या किसी प्रॉपर डॉक्टर के पास जाओ जो सही एडवाइस दे। तो वी आर द डॉक्टर्स आल्सो एंड वी आर द टीचर्स आल्सो, तो वो हमारे पास सीखने भी आ सकते हैं और अगर नहीं तो हमसे एडवाइस भी ले सकते हैं। सो मेनली दो चीज की, अगर उनको स्टॉक मार्केट कि इन्वेस्टमेंट को लेके कहीं समझ नहीं आ रहा है, तब भी वो आपको कंसल्ट कर सकते हैं, और खुद वो एक्सपर्ट बनना चाहते हैं जिससे अपना इन्वेस्टमेंट अच्छे से कर पाए, तो एजुकेट होने के लिए भी वो आपको मिल सकते हैं। एग्जैक्टली ये एक बहुत बड़ा फीचर है। सो हितेश सर, जब मैं आपको फर्स्ट टाइम मिला, आपके ऑफिस आया ना, तो वहाँ बहुत सारी भीड़ थी, कुछ पार्टी चल रही थी, है ना? मुझे ऐसा लगा पार्टी वाला माहौल है। क्या वो सब आपके स्टूडेंट थे? एग्जैक्टली वो सारे अपने स्टूडेंट थे। उस दिन जब आप आए तब हम उनके साथ लाइव ट्रेडिंग करवा रहे थे। उन लोगों का हमारे यहाँ पे होता है कि जब ये 2 महीने का कोर्स कंप्लीट होता है तो हम उसके बाद में 2 से 3 दिन लोगों को लाइव ट्रेडिंग करवाते हैं। तो वो लाइव ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म पे बैठे थे। उन्होंने वो स्ट्रेटजीज को यूज किया जो सीखा। और जब पहली बार कोई भी बच्चा प्रॉफिट करता है और आप समझो वो ग्रुप में जब 15-20 लोग एक साथ प्रॉफिट करते हैं, वो खुशी अलग होती है। फिर सब पिज्जा मंगाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लाइवली माहौल हो जाता है, बहुत मजा आता है। दैट्स वंडरफुल। सो आपने कोर्स की बात की कि 1-2 महीने का कोर्स होता है, तो टेक अस थ्रू दैट कि वो 2 महीने का कोर्स जो है वो
क्या है एग्जैक्टली और कैसे एक इमेच्योर इन्वेस्टर को या जो इंटरेस्टेड पर्सन है उसको एक प्रो बना सकता है? एग्जैक्टली मैं जब भी कोर्स स्टार्ट करता हूँ 2 महीने का जो कोर्स होता है हमारा, उसमें हम पहले दिन क्या रखते हैं, एक इंट्रोडक्टरी सेशन रखते हैं कि आप जहाँ पे हमारे 15-20 स्टूडेंट जो हमको नया नया ज्वाइन करते हैं, मैं सबसे इंट्रोडक्शन लेता हूँ। और आज कोइंसिडेंटली आज जब अपन ये शूट कर रहे हैं तो आज भी मेरा एक पहला बैच स्टार्ट हुआ। सो उस बैच में जब मैंने इंट्रोडक्शन लिया तो आई फील सो ग्लैड टू डिस्कस हियर कि वहाँ एक 10th बोर्ड का बच्चा जो भी एग्जाम दे के आया, ही वॉज ऑल्सो माई स्टूडेंट। एक 12th बोर्ड की बच्ची थी, उसने एग्जाम दिया, वो भी मेरी स्टूडेंट थी। काफ़ी बड़े रिनाउंड बिजनेसमैन हैं, वो भी मेरे स्टूडेंट थे। हाउसवाइफ भी उस ग्रुप बैच में है। और सबसे बड़ी बात, एक अंकल हैं जिनकी एज 85 ईयर्स है। He is also my student. So ये होता है कि ये स्टॉक मार्केट सबके लिए बना है। मैं सबको यही इंट्रोडक्शन के बाद कहता हूँ कि देखो ये इंट्रोडक्शन मैंने मेरे लिए नहीं, आप लोगों के लिए लिया है कि आपको पता चले कि आपके साथ वाला 10th का भी है, 85 का भी है, बिजनेसमैन भी है, डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, इवन तो हम तो कहते हैं प्लम्बर भी ये कर सकता है। ये एक आर्ट है जिसे कोई भी सीख सकता है। और मोर देन स्टॉक मार्केट में तो एक्सपर्ट बनेंगे, साथ ही साथ में आप जब इतने अलग अलग एज ग्रुप के लोगों के साथ पढ़ाई करते हो, क्योंकि वो तो हमें स्कूल कॉलेज में मिलता नहीं, अपने आप में एक अलग फीलिंग और अलग एक्सपीरियंस है, राइट? हम तो यहाँ पे सिखाते हुए बहुत कुछ सीखते हैं जी। आज जो 85 अंकल हमारे यहाँ सीखने आते हैं, तो ये लगता है कि जानना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ एक है ना कि 60-55 के बाद इंसान सोचता है अब भाई रिटायर्ड एज है, सिक्योर लाइफ जीनी है, इक्विटी और वो अब हमारे काम का नहीं है। उस एज में वो स्टॉक मार्केट सीख रहे हैं, कैसे ये मोटिवेशन कहाँ से आएगा? ये बहुत बड़ी चीज है। मतलब मैं ये कहता हूँ, ये जो कल्चर डेवलप हो रहा है, दिस इज वेयर इंडिया विल रॉक जी। यूएस एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे 65-70 की एज में भी लोग लर्निंग को प्रेफर करते हैं, बट हम इंडिया में अपने आप को 25 साल के बाद सोचते हैं मैंने बहुत पढ़ाई कर ली अब, तो हम सिर्फ पढ़ने से बहुत बड़े कह सकते हैं कि बिजनेसमैन या बहुत बड़े टाइकून नहीं बन सकते। हम जब रेगुलरली खुद को एजुकेट करेंगे तो ही जाके हमें उसका आउटपुट मिलेगा। सो ये चीज़ें जो कल्चर अभी इंडिया में आ रहा है, मैं जब भी ओल्ड एज लोगों को पढ़ाता हूँ तब बहुत खुद को भी प्राउड फील करता हूँ कि यार मुझे भी इनसे ये सीखना चाहिए कि आई शुड ऑल्सो लर्न। मतलब सिखाते हुए ऑलवेज सीखते हैं जी। और ये बहुत मतलब हम्बलिंग आपकी बात है कि एक टीचर ये बोल रहा है कि वो खुद भी लर्न उस जोन में है। अदरवाइज क्या होता है कि बहुत सारी नई चीजें आती है, तो एज अ टीचर आपको भी हर चीज को लेके अपडेटेड रहना, अपग्रेडेड रहना बड़ा जरूरी रहना पड़ेगा। इस मार्केट की क्वालिटी यही है कि ये रुकता नहीं है। ये कोई 2 साल का सिलेबस नहीं है, खत्म कर दिया, एग्जाम दो फिनिश। ये रोज आता है और रोज कुछ नया लाता है जी। कभी नहीं सोचा था कि ट्रम्प के आने से, एक नया प्रेसिडेंट बनने से मार्केट में इतना बड़ा फॉल आ जाएगा। किसी ने नहीं सोचा था कि रशिया यूक्रेन के वॉर से इतना बड़ा फॉल आ जाएगा। ना हमें रशिया से लेना देना है ना यूक्रेन से, फिर भी वो लोग आपस में फाइट करते हैं, दुनिया के मार्केट हिलते हैं जी। उसी पे मैं आ रहा था, क्योंकि आज का जो हमारा पॉडकास्ट है ना, उसका मेन मुझे यही लग रहा था कि जो आज के हालात है, अभी के ग्लोबल हालात और खास करके भारत में, राइट? क्योंकि भारत में ऐसा हुआ है कि पिछले कुछ सालों में जो छोटा इन्वेस्टर है वो बहुत बड़े हैं, बहुत सारे डीमैट अकाउंट्स खुले हैं, बहुत लोगों ने धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट शुरू किया है, लेकिन वो कहीं ना कहीं घबराए हुए हैं। उनमें एक क्लैरिटी नहीं है, कंफ्यूजन है, थोड़ा फियर है। सो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो अभी हम हैं, हम 73,000 पे, अगर हम पर्टिकुलर सेंसेक्स पे जाए जो एक टाइम पे आज से कुछ महीने पहले 86 तक था, 86 से हम 73 पे आए हैं, बहुत बड़ा फॉल है। आप उसको कैसे देखते हैं? और एक पर्सन जो नया है एज एन इन्वेस्टर है ना, वो हो सकता है किसी की बातों में या माहौल से इस फील्ड में आया, उसको आप क्या कहेंगे? What would be your message to him? बस यही है स्टॉक मार्केट की जर्नी जी। अभी के इन्वेस्टर जो नए इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने तो इसका फॉल ही देखा, राइट? और जी 86 से 73 उनके लिए ये बड़ा फॉल है। बट मैं इसे जब 5 साल पीछे जाके देखता हूँ, 2020 में जब कोविड आया था तब ये सेंसेक्स 27,000 था। तो 27 से जब इसने 86 की जर्नी ली है तो ये 13,000 पॉइंट तो आप समझो करेक्शन है। किस बिजनेस में डेड स्टॉक नहीं होता, किस बिजनेस में फॉल नहीं आते, हर दिन रोज प्रॉफिट नहीं होता। तो ये क्या कहलाता है? प्रॉफिट बुकिंग।
आप कोई भी चीज देख लीजिए जी। कभी सीजन होगा तो टमाटर 250 रुपए किलो भी मिलेंगे और अभी सीजन नहीं है तो 20 रुपए किलो में भी महंगा लगेगा। लगता तो है। ये तो इकोनॉमिक्स की साइकिल है कि मार्केट तो बढ़ता और टूटता रहेगा। इसकी ओवरऑल जर्नी की अगर बात करें, अभी जैसे आप ही की बात को जोड़ें कि यहाँ पर जो डीमैट अकाउंट्स के नंबर्स बढ़ रहे हैं जी। एक टाइम था जब इंडिया में 2019 के पहले डीमैट अकाउंट 1 करोड़ भी नहीं थे जी। आज वो 10 करोड़ है। और 10 करोड़ में मैं सबको कहता हूँ कि हर इंसान के 2-3 डीमैट होते हैं। कोई अपस्टॉक पे खोलता है, कोई ग्रो पे खोलता है या कोई अपना रिलेटिव ब्रोकर के यहाँ खोलता है। तो जनरली 4 करोड़ लोग भी नेट में डीमैट अकाउंट नहीं है, बट वो 4 करोड़ लोग 27,000 के सेंसेक्स को 86 ला सकते हैं। तो जब बाकी के 140 करोड़ में से मैं तो कहूँ 20% लोग भी यहाँ आ जाते हैं जो कि अभी 2% है, तो ये मार्केट कहाँ जाके खड़ा होगा। तो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी तो सुपर्ब है। इस ग्रोथ स्टोरी में एक बड़ा फैक्टर आता है जिसे हम FII कहते हैं, राइट। और जब आपने 27 से 86 की जर्नी कही तो आप कैसे देखते हो कि, क्योंकि मैंने एक कहीं पढ़ा था कि हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला जी, उन्होंने कहा था कि अब भारत उस लेवल पे स्टेबल हो रहा है कि वो बिना FII के भी खड़ा रह सकता है। आपका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? FII क्या सही में ज़रूरी है अभी के इस टाइम में, या भारत इतना अब अपने ऊपर, बोलते हैं ना मोदी जी, आत्मनिर्भर हो रहा है कि अब शायद वो अपने डोमेस्टिक इन्वेस्टर पे भी टिका रह सकता है? देखिए, सबसे पहली बात FII पे निर्भर होना या नहीं होना ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि हम ये तो नहीं कह सकते कि उन पे निर्भर नहीं होना चाहिए या वो उनका रोल नहीं, जरूर नहीं है। उनका रोल तो 100% है ही जी। बट ये जो निर्मला जी ने बात कही कि इंडिया भी अब सेल्फ डिपेंडेंट हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। बिकॉज हमारे खुद के म्यूचुअल फंड, इसको कहते हैं DIIs, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, वो इतने बड़े हो चुके हैं। अभी हर महीने 30,000 करोड़ की तो सिर्फ लोगों की SIP होती है। तो आप समझो वो जो पैसा आएगा वो कहाँ FII उसको रोक पाएगा। वो जो पैसा आना है वो तो आना ही आना है। और दूसरी बात मैं ये भी कहूँगा कि इंडिया से बेटर अपॉर्चुनिटी उनके पास है कहाँ। वो अभी निकल भी गए तो बाद में जाएंगे कहाँ, आना तो यही है। तो ये और ये जब DI और FII दोनों मिल जाएंगे तो ये मार्केट फिर से रॉकेट बन जाएगा। ऑफ कोर्स। एक चीज़ और, मैं जब हम लोग बातचीत कर रहे थे ना, जब आपने पार्टी की बात कही तो मैंने वहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व किया था कि वहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चार्ट्स थे। हालांकि मेरा फाइनेंस बैकग्राउंड है, पर उस चार्ट को मैं बिल्कुल समझ नहीं पाया, पर बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। कलरफुल थे, अलग अलग लाइंस, जैसे वो क्रिकेट में रन रेट दिखाते, काइंड ऑफ ऐसा कुछ था। वो एग्जैक्टली है क्या? थोड़ा उस पे भी आप समझाएंगे? देखिए, चार्ट जो है ना, आप समझो यही हमारा कोर है। अच्छा, चार्ट से ही हम हैं। हम तो यही कहते हैं कि चार्ट मींस टेक्निकल एनालिसिस। चार्ट का मतलब प्राइस का एनालिसिस। अच्छा, ये एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम पूरे 2 महीने के कोर्स में कवर करते हैं कि अगर आपको प्राइस का बिहेवियर समझ आ गया, मतलब आपको स्टॉक मार्केट समझ में आ गया। स्टॉक मार्केट में काम करने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है टेक्निकल एनालिसिस और एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल का मतलब किसी भी कंपनी को डिटेल में जानना, उसके बारे में आपके पता होना, उसके प्रॉफिट्स के बारे में, उसके एसेट, लिक्विडिटी, डेट, बहुत कुछ जानना। तो वो एक बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है जिसमें टाइम लगता है। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस मतलब जो आपने देखा, वो जो चार्ट टीवी पे चल रहा है, अगर आपको उस पे भी रीडिंग करना आ गया, यू कैन मेक एंडलेस ऑफ मनी। आप सोच भी नहीं पाएंगे ये मार्केट आपको कितना दे सकता है। इसी की मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको कि मैं जब CFA कर रहा था, तो ऐसे ही मैं वेकेशन में उदयपुर गया, तब हमारे एग्जाम नहीं थे। मैंने मेरा CFA अहमदाबाद से ही किया। तो मैं गया और मेरी मदर ने कहा कि यार अपने अंकल एक यहाँ पर रेंट पे हैं, तो वो यही स्टॉक मार्केट का तुम्हारे रिलेटेड कुछ काम करते हैं, तो तुम उनके ऑफिस जाओ, देखो क्या होता है। अच्छा। तो मैं उनके ऑफिस गया, जैसे आप हमारे ऑफिस आए और वो बड़ा अट्रैक्ट किया। उस दिन उस चार्ट ने मुझे भी बहुत अट्रैक्ट किया। मैं उनके ऑफिस पे सिर्फ आधा घंटा बैठा हूँगा, बट वो चार्ट में कहें कि देखो यहाँ से बाय बनता है, मैं ले रहा हूँ। उन्होंने लिया और 10,000 का प्रॉफिट हो गया। वो जो 10,000 का पहली बार उनको वहाँ पे प्रॉफिट कमाते देखा, ये बात मैं कर रहा हूँ आज से 22-23 साल पहले की, तो 10,000 की वैल्यू होती थी। आज जो हम लाख कमाते हैं, पहले 10,000 भी इतना बड़ा था। मतलब यार ये अंकल जादू कैसे कर लिया। और वो जो जादू उस दिन जो उस चार्ट ने मुझे अट्रैक्ट किया, वो आज तक मुझे अपने साथ रखे हुए हैं।
सो जो हमें व्यूअर्स सुन रहे हैं उनको भी लग रहा होगा कि उस चार्ट में ऐसा है क्या, पर मुझे लग रहा है वो अपने आप में बहुत बड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है और उसके लिए ही शायद आपका 2 महीने के कोर्स में उनको एनरोल करना चाहिए। शायद एक पॉडकास्ट के अंदर आप उसको पूरा डिटेल में समझाए, मतलब आप समझो उसे तो मुझे लगता है मैं 10 साल तक भी पूरा नहीं समझा सकता, वो इतनी बड़ी डिटेल चीज है। अच्छा, मैं 20 साल से वो कर रहा हूँ, 20 साल से उसे कमा रहा हूँ, लेकिन 20 साल से सीख ही रहा हूँ जी। सो इट्स समथिंग कि जिसके अंदर आपको डिटेल में जाके उसका पूरा साइंस है उसके पीछे की जो अंडरस्टैंडिंग उसकी आर्ट है। मैं साइंस से भी ज्यादा कहूँगा ये एक आर्ट है, ये ड्राइंग है जो बनती है और वो ड्राइंग आपको चेंज कर सकती है। राइट। सो हितेश जी, आपने बीच में डोनाल्ड ट्रम्प की बात करी और टैरिफ को बात कही। मैं उस पे जानना चाहता हूँ क्योंकि अभी तो ऐसा हो गया कि इंडिया में जो एकदम स्टॉक मार्केट में जो डील नहीं कर रहा है या जिसको बहुत फाइनेंस की नॉलेज नहीं, वो भी यूएस टैरिफ के बारे में बोल रहा है कहीं ना कहीं, है ना? तो एग्जैक्टली ये कॉन्फ्लिक्ट क्या है, डोनाल्ड ट्रम्प का अपना माइंडसेट क्या है, और ये ग्लोबल ट्रेड पे और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कैसे असर करेगा? क्या उसके नेगेटिव इफेक्ट होंगे या इन अ लॉन्ग टर्म ये अच्छा होगा? आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये समझना जरूरी है टैरिफ क्या है, राइट? काफी लोगों को तो यही नहीं पता है टैरिफ क्या है। जैसे कि लोगों को यही नहीं पता था कोल्ड प्ले का सॉन्ग कौन सा है, फिर भी उन्होंने 20,000 के टिकट लिए। तो वो क्या होता है, चलती भीड़ में सब चले जाते हैं। तो अभी टैरिफ करके पूरी दुनिया पैनिक कर रही है, लेकिन वो टैरिफ कितना लगाया, क्यों लगाया, क्या हुआ, किसी को इसके बारे में पता नहीं। तो पहले मैं ये बता दूं कि टैरिफ यूएस ने इसलिए लगाया बिकॉज वो एक बहुत बड़ी इंपोर्ट कंट्री हो गई है। वो ज्यादातर चीजें इंपोर्ट करते हैं, बिल्कुल। उनके पास 2 ही चीजें एक्सपोर्ट करने की, वो है वेपन्स और कुछ दूसरे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स, राइट? बाकी मेटा एंड ऑल, बाकी सारी चीजें अगर आप कहो तो वो इंपोर्ट कर रहे हैं। वो खाने की चीज भी इंपोर्ट करते हैं, वो स्टील भी इंपोर्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं अब यूएस को ये फील होने लगा कि हम ऐसे ही इंपोर्टर बने रहे तो हमारी डिपेंडेंसी से दूसरी कंट्रीज आगे निकल जाएंगी। और सबसे बड़ा जो उन्हें थ्रेट है वो है चाइना का, because China is the biggest producer of all the things. वो अपने आप में 1/3 of the entire manufacturing of the global. अपन ये कह सकते हैं कि 1/3 of the economy वो हैंडल करने की ताकत रखता है जी। उसे कहते हैं, बट वो है ड्रैगन। अगर उसको रोका नहीं गया तो वो ड्रैगन सबको निकल सकता है। तो उन्होंने ये सारी चीजें स्पेशली चाइनीज प्रोडक्ट को वहां पर रोकने के लिए की है। इंडिया के साथ वो नहीं करेंगे, एशियन कंट्रीज के साथ नहीं करेंगे तो वो इनजस्टिस होगा, एक डायरेक्ट वॉर होगा चाइना के साथ। तो उन्होंने चाइना पे, आज जब अपन ये शूट करें, आज ही कल ये न्यूज आई कि 104% टैरिफ लगा दिया कि जो भी प्रोडक्ट अगर वहां पर आता है तो उस पर 104% ड्यूटी देनी पड़ेगी। सो बेसिकली टैरिफ इज एन इंपोर्ट ड्यूटी। जब आपके कंट्री में कोई सामान आता है तो उस पर आप एक्स्ट्रा चार्ज लगाते हो, जिससे आपका जो लोकल प्रोडक्शन है वो कम्पीट कर पाए और उस प्रोडक्ट की प्राइस इतनी बड़ी हो जाए कि शायद आप फिर उसको मार्केट में ऑटोमेटिकली उसका जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। एग्जैक्टली, या उसकी कॉस्टिंग इतनी हाई हो जाएगी कि फिर इंसान दूसरा ऑल्टरनेटिव ढूंढेगा। जैसे इंडिया में होता है कि अगर आपको इंपोर्टेड कार चाहिए, आपको टेस्ला लेनी है तो आपको भी 100% 200% ड्यूटी देनी पड़ेगी। फरारी लानी है तो यहाँ पर बस वो लग्जूरियस प्रोडक्ट पे है, बट उन्होंने तो हर प्रोडक्ट पे लगा दिया। तो 104% चाइनीज प्रोडक्ट पे लगाया, लेकिन इंडिया के साथ उन्होंने 26% ही लगाया। लोग जिस चीज से डर रहे हैं, डरने की बात नहीं, मुझे ये लगता है अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर वो चाइना का प्रोडक्शन वहां पर नहीं हुआ तो वो कहाँ से जाएंगे? सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव इज इंडिया। वो सारा बिजनेस आज नहीं तो 5 साल में इंडिया के पास आएगा। और जब इंडिया ये सब कुछ प्रोड्यूस करने लगेगा और जब इंडिया में वो सारे डॉलर्स आने लगेंगे तो मुझे लगता है इंडिया बहुत आगे निकल जाएगा। तो ये सारी चीजें देखो, न्यूज़ तो आती है, अब न्यूज़ अच्छे के लिए भी होती है, खराब के लिए भी होती है। तो अगर हम न्यूज़ को देख के डरते रहे और स्टॉक मार्केट से भागते रहे तो स्टॉक मार्केट आपके लिए बना ही नहीं है। बिल्कुल, शॉर्ट टर्म के लिए इसका बैड इम्पैक्ट हो सकता है, हो भी रहा है। लेकिन आप सोचो भी पिछले 2 दिनों से मार्केट ने कैसी बुलसाइड रैली दिखाई वापस से। यानी जो चीज मैं कन्वे करना चाहता हूं वो हो रही है। लोग समझ रहे हैं कि दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। चाइना के प्रोडक्ट रुकेंगे मतलब इंडिया के प्रोडक्ट बिकेंगे। बट इसमें एक चीज है ना, देखो मैंने
कहीं एक बार कोई न्यूज में देखा था, बड़ा सरकास्टिक वे में उन्होंने कहा था कि वो जो मेक इन इंडिया का लायन है वो कहीं सो गया है, शिकार पे नहीं जा रहा। सो कहने का मतलब ये था कि जो मेक इन इंडिया का पूरा विजन था उस लेवल पे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग को अभी तक तो नहीं कर पाए। होपफुली आप जो बता रहे हैं कि आने वाले टाइम में अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आज के दिन में ये भी कहा जा रहा है कि भाई भारत की जो इकोनॉमी है ना उसमें वो एक सर्विस सेक्टर बेस बन के रह गई है, क्योंकि मेजर जीडीपी कंट्रीब्यूटर वही आ रहा है। आपको क्या लग रहा है कि दोनों एंड से, ऑन एन एंटरप्रेन्योरियल साइड बिजनेसमैन को भी क्या देखना चाहिए इस अपॉर्चुनिटी को, और गवर्नमेंट को भी क्या इनिशिएटिव लेने चाहिए जिससे हम जो मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का सपना बहुत टाइम से देख रहे हैं, अब ये अपॉर्चुनिटी है तो उसको अच्छे से एनकैश कर पाए? तो इसका मेन रीजन क्या था, क्यों हम नहीं कॉम्पीट कर पा रहे थे? बिकॉज चाइना से कॉम्पीट करना ही हार्ड है। बिल्कुल, प्राइस वॉर में चाइना नहीं कर को कोई नहीं तोड़ पाया। जी, लेकिन जी, ये हमारे लिए अब अपॉर्चुनिटी बनेगा, क्योंकि हमें 26% ड्यूटी लगेगी, उन्हें 104 लगेगी जी। तो उनकी जब ड्यूटी ही हमसे 4 गुना ज्यादा है तो डेफिनेटली अब हम उस प्राइस वॉर के अंदर कहीं ना कहीं अटैच हो पाएंगे और फिर हम चीजों को और अच्छे से ग्रोथ पे ला पाएंगे। पर आपको ये भी, जैसे कहावत है ना भाई, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। तो जैसे अभी बीच में हमारे जो बाबा रामदेव जी है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया कि भाई ट्रम्प, क्योंकि हमारे यहाँ के बहुत सारे आयुर्वेदा हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं तो वहाँ ड्यूटी लगी, तो कहीं ना कहीं इंडिया जैसी जो डेवलपिंग इकोनॉमी है उस पे टैरिफ आपको नहीं लग रहा है कहीं ना कहीं हमारे लोकल बिजनेसेस को डेंट करेगा? स्पेशली द ऑटोमोबाइल सेक्टर विल सफर, या हमारा ये जो वेलनेस प्रोडक्ट्स या ये सब बहुत सारे सेक्टर में आपको लग रहा है उसका स्मॉलर और लार्जर इम्पैक्ट आएगा? जैसे कि मैंने आपको कहा, देखो शॉर्ट टर्म के लिए आएगा जी, बट लॉन्ग टर्म के लिए हम विनर होंगे। अच्छा, विनर तो हम ही होंगे। यूएस ने ये सब ड्यूटीज क्यों लगाई? ताकि हम खुद प्रोड्यूस करेंगे, बट ये कोई इतना आसान बात नहीं है। ओके, अभी प्याज के भाव बढ़ते हैं, इसका मतलब थोड़ी हम गार्डन में प्याज उगाना शुरू कर देंगे। हमें तो जो मार्केट से चाहे महंगा मिलेगा, सस्ता लेने की आदत है वो तो जाएगी नहीं। तो यूएस के लोगों की आदत तो कोई 2 साल में चेंज होने वाली नहीं है। हो सकता है 10-15 साल बाद तक वो जब फैक्ट्रीज वापस डेवलप करेंगे, ये होगा वो होगा, बट उससे भी आप इतने बड़े प्रोड्यूसर नहीं बन जाओगे जितने बड़े आप कंज्यूमर हो। सो ये जो एक प्रोडक्ट ये जो लेकर आए हैं वो यूएस के लिए प्रॉब्लमेटिक है, वर्ल्ड के लिए इतना नहीं है। जी हाँ, चाइना और यूएस के वॉर में हो सकता है, अब उनमें से कौन विनर होगा वो पता नहीं, बट इंडिया तो विनर होगा, ये मैं कह सकता हूँ, क्योंकि उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी विंडो ओपन हो चुकी है। Exactly. अब गवर्नमेंट, यहाँ के लोकल बिजनेसेस कैसे उसको एनकैश करते हैं वो देखने वाली बात है। इंडिया खुद भी एक बहुत बड़ा इंपोर्टर था वेपन्स में, बट अभी इंडिया की जो डिफेंस की कंपनीज काम कर रही है वो ऐसे ऐसे वेपन बना रही है कि अब तो दुनिया हमसे खरीदने आ रही है। तो हमारी जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है क्रूड, और दूसरा था वेपन्स, डिफेंस में तो हम डेफिनेटली आगे आ रहे हैं। और क्रूड हम ऑल टाइम लो देख रहे हैं। क्रूड के लिए हम दूसरी चीज ये देख रहे हैं कि अब ये सेकंड एनर्जी सोर्सेज डेवलप हो रहे हैं, ग्रीन एनर्जी हो रहा है, रिन्यूएबल हो रहा है, सोलर हो रहा है। तो ये जो डिपेंडेंसियां खत्म हो जाएंगी तो डेफिनेटली हमारा देश आगे निकल जाएगा। सो आप जो पूरा सिनारियो दिखा रहे, इट लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग, वेरी अपॉर्चुनिस्टिक लग रहा है। लेकिन मैं जस्ट परसों की बात है, मैं लोकल न्यूज़पेपर देख रहा था तो वहाँ पे ऐसे मतलब देवर क्लियरली मेंशन कि दिस इज द टाइम जहाँ पे छोटे इन्वेस्टर्स को रुक जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट, क्योंकि ये जो ग्लोबल ट्रेड है ना वो कब स्टेबलाइज होगा, क्योंकि अभी तो वो उन्होंने बढ़ा दिया, आपने बढ़ा दिया, वो चल रहा है, राइट? तो आप कैसे देखते हैं, क्या एक इन्वेस्टर को अभी थोड़े टाइम वेट एंड वॉच करना चाहिए या एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अभी एंटर कर जाना चाहिए? देखिए, जो न्यूज़पेपर्स होती है ना, अब इनमें जो चीजें लोग लिख देते हैं, किसी ने लिख दिया गोल्ड 40,000 आ जाएगा जी, तो ऐसे ही आ जाएगा 40,000, राइट? और आप इस मार्केट को पूरा कभी जज ही नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, मैं ये नहीं कहता नहीं आ पाएगा, लेकिन आने का भी तो कोई रीजन नहीं है। ये थोड़ा बहुत फॉल आता है तो हम तो कहते हैं सेंसेक्स 0 हो जाएगा, तो 0 थोड़ी हो जाएगा, ना मार्केट 0 होने वाला है, ना गोल्ड 40,000 आने वाला है। तो ये चीज को हम ऐसे देख सकते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर को पैसा नहीं लगाना चाहिए, उन्हें लगाना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे अब कम अमाउंट में लगाना चाहिए, बिकॉज ये डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी है। जब
रिलायंस मॉल में या कोई भी मॉल में सेल लगती है 50% की, तो आप फटाफट से जाके शॉपिंग करते हो। तो यहाँ पर भी तो अभी सेल लगी है। अभी जब मार्केट डाउन है तब आपको लेना नहीं है, फिर बढ़ता है, फिर टॉप पे लेते हैं, फिर हम कहते हैं कि यार मार्केट तो मेरे लेने के बाद नीचे आता है। आज जिसने कोविड में इन्वेस्टमेंट किया है, कोविड के टाइम पे, ये सबसे ज़्यादा स्टॉक मार्केट इंडिया में चला ही कोविड के टाइम पे, क्योंकि वो फॉल था और तब भी लोग फॉल की वजह से नहीं थे, वो घर पे फ्री थे तो क्या करें, चलो स्टॉक मार्केट में कुछ करते हैं। बट उन्होंने उस टाइम पे जब लो भाव पे चीज़ों को लिया और आज वो चीज़ें जब मल्टीप्लाई हो गई, अब उन्हें लगता है कि स्टॉक मार्केट तो ऐसे ही है कि जब ये नीचे आए तब तो अपॉर्चुनिटी का काम करता है। इनफैक्ट जो लेमन ब्रदर 2008 में जब 8,000 हिट करके फिर 22,000 पे हो गया था, वो रोलर तो ओवरऑल जिसको कहते हैं ना, मार्केट को जाना तो ऊपर ही है। जैसे हम एक्सपर्ट की बात कर रहे थे, कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि भाई ये जो आने वाला टाइम है, हो सकता है जो हमने द ग्रेट डिप्रेशन 1930 की बात कर रहे हैं उस सिनारियो में भी हम जा सकते हैं, क्योंकि यूएस अपने आप को वापस क्लेम तो कर रहा है कि विल बिकम अ मैन्युफैक्चरिंग हब, पर वहाँ के रिसोर्सेज इतने सालों से वो मैन्युफैक्चरिंग करी नहीं है। अब सडनली वहाँ की लेबर, वहाँ की मैनेजमेंट कैसे इसको देखेगी? तो आपको लग रहा है इज देयर एनी चांस बिकॉज ऑफ द ग्लोबल ट्रेड वॉर कि हम रिसेशन की ओर चले जाएंगे? मैं सबको एक चीज़ खास बताता हूँ, देखो इंडिया की प्रॉब्लम भी पॉपुलेशन है और इंडिया का एडवांटेज भी पॉपुलेशन। हमें क्या फर्क पड़ता है वो लेगा या नहीं लेगा, कोई हमसे खरीदेगा ना। हमारे यहाँ पर 140 करोड़ की जनता है। बिल्कुल। आपको कहाँ यूएस से कुछ लेना है या यूएस से कुछ बेचना है? आपका डायरेक्टली कुछ है, मेरा भी नहीं है। मुझे कहाँ अमेरिका में कुछ भी बेचना है, मुझे कुछ भी बेचना है वो तो अहमदाबाद में ही बेचना है। आपको कुछ खरीदना है अहमदाबाद से ही खरीदना है। तो हमारे यहाँ खुद ही इतने बड़े पॉपुलेशन, एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कि एक बहुत बड़ा बायर है ही। जी, हमारी इकोनॉमी में, जीडीपी में सबसे बड़ा कंजप्शन एक आज आप समझो ये चीज हमने देखी थी कोविड के टाइम। कोविड ने हमें बहुत सिखाया। कोविड के टाइम पे जब 2.5-3 महीने लोग घर पे रहे तो उनके पास अर्निंग्स नहीं थी, लेकिन एफएमसीजी प्रोडक्ट की बात करें या क्लोथिंग इंडस्ट्रीज की, फैशन इंडस्ट्रीज की बात करें, जैसे ही 3 महीने बाद कोविड ओपन हुआ, सबसे ज्यादा प्रॉफिट इन कंपनीज ने किया। बाटा ने, इतने जूते कभी नहीं बेचे जितने कोविड के बाद बेचे। कंजप्शन बहुत बड़ा, लोगों को ये भी लग गया कि भाई अब जीवन का कोई भरोसा नहीं है, खा लो पी लो मजे कर लो। तो आप समझो ये जो कंजम्पशन स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें हम यूएस के इंपोर्ट की वजह से ग्रो नहीं किए, हमने हमारे सेल्फ कंजम्पशन की वजह से खुद को प्रूव किया कि वी आर द बिगर giants than other countries. So यही चीज हमें हमेशा एज पे रखेगी। सी बहुत पॉजिटिव वाइब आ रही है आपकी बातें सुन के हितेश जी। बट कुछ और न्यूज़ भी आती है, क्योंकि बीइंग समबडी जो फाइनेंस है, तो मैं ऐसी चीज़ें देखता रहता हूँ। तो कहीं मैंने एक न्यूज़ पढ़ी कि भारत में करीबन 1 करोड़ SIP के अकाउंट बंद हुए हैं, मतलब उन्होंने अपनी SIP रोक दी है। तो कहीं डर तो है। इन लोगों को आप कैसे, क्योंकि आपकी बातों से तो लग रहा है कि इन लॉन्गर टर्म ये सही ही होगा। तो जो लोग अभी भी कंफ्यूज है कि उनको ये डर है कि अभी 73 से और नीचे जाएगा, हो सकता है बिलो 60 चला जाए, तो व्हाट वुड बी योर मैसेज टू देम? मैं आप सबको एक खास मैसेज करूंगा जिन्होंने SIP बंद करी है, मत कीजिए। SIP का मतलब होता है लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना। आप हर महीने, ये जो मार्केट अभी टूट रहा है, ये तो आप लोग के लिए अपॉर्चुनिटी, आपको कम भाव पे बड़ा पैसा लगाने का मौका मिल रहा है। तो SIP को चालू रखिए, और ये रील शूट हो रही है 2025 में, इसे सेव करके रखिएगा। 2035 में देखिएगा कि सेंसेक्स कहाँ है। मैं इतना ऑब्वियस हूँ इस मार्केट को लेके, इतना पॉजिटिव हूँ। मुझे मालूम है कि 10 साल बाद आज अपन जो बात कर रहे हैं, ये बात का लेवल ही अलग हो जाएगा। मार्केट और बहुत ऊपर जाने वाला है। मोर देन अ लाख सेंसेक्स की अगर बात करें, लाख तो इजीली हो जाएगा। लाख तो मुझे लगता है 2030 में ही हो जाएगा। 35 में तो ये 1.5-2 लाख ना हो जाए। तो ये जो मार्केट के प्रति आपका वो कहते हैं ना रुझान होता है कि टूटते हुए हमें नहीं लेना चाहिए, बढ़ते हुए हमें लेना चाहिए, दिस इज अ रॉन्ग एटीट्यूड। जब आप SIP कर रहे हो, मतलब वो ही कहलाता है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। नीचे भी लेना है, ऊपर भी लेना है, बस साथ में बने रहना है। अगर SIP स्टार्ट करनी है तो कभी भी 10 साल का सोच के करिए। 2 साल 6 महीने के लिए SIP नहीं की जाती। जी बिल्कुल।
सो ये जो एक आपने बताया ना कि नीचे से भी लेना है, बीच में भी लेना है, इसको हम लेमन टर्म में कहते हैं एवरेज आउट करता है इंसान, जो लॉस है उसको रिकवर करता है। तो ये एग्जैक्टली फॉर्मूला वर्क कैसे करता है? ये रुपी कॉस्ट एवरेजिंग वर्क इसलिए करता है क्योंकि इकोनॉमिक्स की साइकिल है। अच्छा। जो नीचे गया है वो ऊपर जाएगा, जो ऊपर गया है वो नीचे आएगा। मैं ये नहीं कहता कि मार्केट अभी नहीं टूटेगा या मार्केट ने अपना बॉटम बना लिया है, हो सकता है ये और भी टूटे जी, बट जितना टूटेगा उतना बेटर जर्क मारेगा। जी 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 जी। जितना टूटेगा मतलब आप समझो उसे उतनी एनर्जी मिलेगी। वो कहते हैं ना दौड़ते दौड़ते तो कोई भी थकता है, फिर वो रुकता है, बैठता है, ग्लूकोन डी पीता है और फिर से दौड़ना शुरू करता है। तो पहले उसने 2 किलोमीटर दौड़ा था, अब और 3 दौड़ देता है, दौड़ पाएगा। तो यहाँ पर मार्केट को भी तो एनर्जी चाहिए कि उसने पहले एक रन पूरा कर लिया, अब उस रन के बाद थोड़ा थकना भी जरूरी है। थकेगा, खाएगा, पिएगा, फिर से एनर्जी आएगी और फिर जब दौड़ेगा तो 86 सब पछाड़ के आगे दौड़ जाएगा। वंडरफुल, गुड टू नो। बट हितेश जी, जैसे आपने 2 चीज बोली थी कि कभी भी आपको मार्केट को समझना हो, स्टॉक मार्केट सीखना हो, तो एक टेक्निकल एनालिसिस और एक फंडामेंटल एनालिसिस, दोनों बात की। आप जो ये ऑप्टिमिज्म दिखा रहे हैं, आप इतना जो श्योर हो या जो आपका एक विजन है कि भाई स्टॉक मार्केट आगे जाके बहुत ब्राइट ही है, इसमें कोई डरने की बात नहीं, एसआईपी क्लोज करने की जरूरत नहीं है, ये आप कौन से बेसिस पे कह रहे हैं? फंडामेंटल्स देख के, टेक्निकल देख के, या एनी अदर थिंग जो आपको लग रहा है कि भारत में कुछ है जिससे आने वाले टाइम बहुत ब्राइट होने वाला? हाँ, ये जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया इसे कहते हैं मैक्रो फंडामेंटल्स। जी, मैं कंपनी के फंडामेंटल्स में नहीं उलझता, लेकिन इकोनॉमिक के फंडामेंटल्स जरूर देखता हूँ। जी, मुझे मालूम होना चाहिए कि आज इंडिया कहाँ स्टैंड कर रहा है, आज नेपाल कहाँ स्टैंड कर रहा है, आज यूएस कहाँ है, चाइना कहाँ है, ऐसी कौन सी कंट्री है जिस पे पैसा लगाना चाहिए। तो आज की तारीख में जो सबसे बेस्ट कंट्री जिस पे पैसा लग सकता है वो है इंडिया। देखो, कभी भी ग्रोथ वाली कंपनी या ग्रोथ वाली इकोनॉमी पे ही आपका पैसा होना चाहिए, जो ऑलरेडी ग्रो हो चुकी है। तो ये जो ग्रोइंग फेज होता है जहाँ पे ग्रोथ का स्कोप है, आज इंडिया में वो स्कोप हमेशा रहेगा, बिकॉज इंडिया के पास वो अपॉर्चुनिटी। चाइना क्यों इतना बड़ा हो गया? चाइना के बारे में ये कहा जाता है कि वो एक हिट कर चुकी, यहाँ से स्कोप ऑफ ग्रोथ कम हो रहा है। चाइना क्यों इतना हो चुका था? क्योंकि चाइना में भी पॉपुलेशन वाज द कंसर्न। तो चाइना ने उस पॉपुलेशन को अपना पावर बना लिया। तो इंडिया में भी पॉपुलेशन वाज अ कंसर्न, लेकिन अब ये पावर बन रहा है। ये वर्ल्ड की बेस्ट इकोनॉमी में से होगी इंडिया, अगर यही चीजें चलती रही तो। अगर चाइना को रोका तो फिर हम ही फर्स्ट है, बाकी तो हम सेकंड थे। या देखो, बाकी सारी कंट्रीज की बात करें, हम ये नहीं कहते कि यूएस कमजोर है या जापान कमजोर है, वो सब बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बट वो सब क्या हो चुके हैं, अब स्टेबलाइज हो चुके हैं। अब वहाँ पे ग्रोथ ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं, जो हम बोलते हैं वो लेवल पे है, राइट। वहाँ पे ग्रोथ ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं है, वहाँ ना अपॉर्चुनिटी दिखेगी ना ग्रोथ दिखेगी। वहाँ पर अब क्या है, जो चीज चल रही है वो स्मूथली चलेगी। इंडिया के पास अभी भी वो स्कोप बहुत बड़ा है। सो हितेश जी, जब आप अलग अलग कंट्रीज के ओवरऑल मार्केट पोटेंशियल की बात कर रहे थे, तो एक चीज़ माइंड में आई कि अभी हम देख रहे हैं कि मार्केट इतना वॉलेटाइल है, तो लोग थोड़ा बहुत तो डरे हुए हैं। सो एक ये स्पेकुलेट किया जा रहा है कि जो लोग इक्विटी में अभी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, कहीं ना कहीं क्रिप्टो पे स्विच कर जाएंगे। और उसके पीछे एक ऐसा लॉजिक दिया जाता है कि क्रिप्टो में कहीं ना कहीं इलॉन मस्क का एक स्ट्रॉन्ग बैकिंग है, और इलॉन मस्क के लिए स्ट्रॉन्ग बैकिंग डोनाल्ड ट्रंप है। तो आप इस जो जुगलबंदी है उसको कैसे देख रहे हैं, और ओवरऑल क्रिप्टो पे आपकी क्या राय है? देखिए, सबसे पहले बात करें क्रिप्टो की, तो क्रिप्टो तो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। बिटकॉइन की ही बात करें, मैंने देखा है 2009 में बिटकॉइन $1-2 हुआ करता था, वो $1 लाख के भी ऊपर जाके आ गया। ये बिटकॉइन हुआ, इथेरियम हुआ, ये दोनों बहुत हाई लेवल ऑफ क्रिप्टो करेंसीज हैं। लेकिन इनमें 2009 में भी मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि इन्वेस्ट करें, बट तब भी मैं कंफर्टेबल नहीं था, और आज की बात करें मैं आज भी कंफर्टेबल नहीं हूँ। इवन तो मैं नहीं, बड़े बड़े एनालिस्ट जैसे वॉरेन बफेट, उन्हें खुद भी क्रिप्टो पसंद नहीं है। उसके मेन कारण है कि ये एक अनरेगुलेटेड प्रोडक्ट है, इसे कोई रेगुलेट नहीं कर सकता। यही उसकी ब्यूटी भी है, इसीलिए वो $1 से $1 लाख तक के सफ़र में चला गया। दूसरा, इंडिया में और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि इंडिया में तो इसमें रेगुलराइज बॉडी ही नहीं है, कोई बॉडी ही नहीं है। जैसे इंडिया में हम स्टॉक मार्केट में पैसे लगाते हैं तो सेबी है, आरबीआई है, हमारा पैसा एक्सचेंज में नहीं डूबेगा।
हमने गलत डिसीजन कंपनी में लिया है तो वो डूबेगा, दैट इज अ पार्ट ऑफ द बिजनेस। क्रिप्टो में भी आपने गलत क्रिप्टो करेंसी खरीदी और आपका पैसा डूब गया, वो तो हो सकता है, बट उस चैलेंज से बड़ा चैलेंज ये है कि मैंने बिटकॉइन खरीदा, उसके लिए $1,00,000 इंटू उसके लिए $1,00,000 इंटू 85 मैंने 85 लाख इन्वेस्ट किया और वो एक्सचेंज ही भाग गया, तो कोई मेरे लिए सपोर्ट में नहीं खड़ा है। ये बहुत बड़ा लॉस है। आप समझो यहाँ कैपिटल ही दाव पे लगा रहता है हमेशा। आपको उसकी तेजी मंदी तो साइड में रह जाती है जब एक्सचेंज के पास इसमें बहुत सारे रीजन होते हैं। काफी सारे अभी बड़े एक्सचेंजेस है, आई वोंट टेक द नेम्स हियर, वो सही नहीं होगा लेकिन नहीं है, और उनके बारे में आई थिंक एक दो मैं मुझे भी पता है जो बिल्कुल बंद हो गए हैं और बहुत एक टाइम पे बूमिंग था उनका नाम था, लोगों के बहुत पैसे उसमें चले गए। वो एक्सचेंजेस ने क्या जवाब दिया कि हमारा एक्सचेंज हैक हो गया, सर्वर ब्लॉक हो गया, ऐसा हो गया। आज लोगों के करोड़ों रुपए आप सिर्फ ये कह के नहीं छोड़ सकते कि आपका सर्वर हैक हो गया जी। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्रिप्टो करेंसी की। दूसरा, इस पे टैक्स भी देना है। आप कमा रहे हो 35% टैक्स देना है, फिर भी आपके सपोर्ट में कोई नहीं है, तो ऐसे प्रोडक्ट को मैं जनरली एंटरटेन नहीं करता। ओके, सो इवन जो मैं पूछ रहा था कि अगर उसमें बैकिंग है इलॉन मस्क का, डोनाल्ड ट्रम्प का, लेकिन कहीं ना कहीं वो भारत के कॉन्टेक्स्ट में अनरेगुलेटेड भी है और जो उस पे रिटर्न पे टैक्सेस लगते हो बहुत भारी है, उस रीजन से क्रिप्टो इज नॉट एन आइडियल एडवाइजेबल प्रोडक्ट। एग्जैक्टली, वो एडवाइजेबल प्रोडक्ट नहीं है। आपको तेजी मंदी करनी है, दैट इज अ सेकेंडरी थिंग, बट फिर भी इलीगल चीज क्यों करनी जब हमारे खुद के इंडियन स्टॉक मार्केट में इतनी ताकत है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो अगर आप करोगे तो इलीगल कंसीडर ही होगा, क्योंकि रेगुलेटेड नहीं है और भारत के लिए तो वो उसका कोई ऐसा पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म भी नहीं है यहाँ पे। सबसे बड़ी बात, रेगुलराइज बॉडी ही नहीं है। जी जी। बट हमारे जब दूसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की बात करें, जो इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है, वहाँ आता है फिक्स डिपॉजिट। अब ये तो रेगुलेटेड भी है और उसमें कंपैरेटिवली क्रिप्टो जितना टैक्सेशन भी नहीं है। सो अब आपको लग रहा है कि जो लोग स्टॉक मार्केट से घबराए हैं या जिनका SIP हमने बोला बंद कर चुके हैं, ये वापस FD, RD या PPF, वो जो हमारा एक डेब्ट बेस्ड इन्वेस्टमेंट मॉडल था, उस पे वापस जाएंगे या उसी पे ही ज़्यादा सर्वाइव करने लगेंगे? हाउ डू यू सी इट? देखिए, FD की अगर हम बात करें, FD मतलब होता है फिक्स्ड डिपॉजिट जी। यानी ये किसके लिए बना? जैसे जीवन में शांति चाहिए, बिल्कुल शांति के लिए मैं तो कहता हूँ 65 प्लस हो गए तब शांति की बात करो, बाकी उससे पहले कुछ तो एडवेंचर होना ही चाहिए। बिल्कुल। आज आपको पूरे साल में मिलता कितना है? 7-7.5%। और जैसा कि आपने दूसरी बात कही, उस पर टैक्स नहीं, उस पर भी टैक्स है ही, टैक्स है, तो आपको बचता है 5%। उससे ज्यादा तो इन्फ्लेशन है हमारी कंट्री में। हर साल अगर आपका पैसा ऐसे ही पड़ा रहा तो 5 साल बाद जो मिलेगा उसमें वो चीज भी नहीं आएगी जो आज मिल रही है। तो मुझे ये FD वाला कॉन्सेप्ट इतना कंफर्टेबल फील नहीं करता है। अगर आप तो ऐसे सारे प्रोडक्ट्स भी तो हैं जहां पर आपको कम रिस्क के साथ अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। अगर आप सेफ्टी वाले प्रोडक्ट्स भी म्यूचुअल फंड में चूज करते हो तो 11-12% के रिटर्न्स आते हैं, जो कि बेयर मिनिमम रिटर्न हुए। तो FD के 7 के सामने अगर वो 12 है तो वो इन्फ्लेशन को भी बीट कर रहे हैं और आपके पैसे को भी ग्रो कर रहे हैं। तो ओल्ड पीपल, मैं तो कहता हूँ ओल्ड बीज के लिए भी ये अच्छा है कि वो ऐसे प्रोडक्ट पे अपना ध्यान लगाए। ये सब एक ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है, जमाने के साथ आप बदलोगे नहीं तो जमाना बदल जाएगा। अब कोई खादी नहीं पहनता है ना, ये एक जमाने में था भारत में, लेकिन अब हम सब लोग जो कपड़े चलेंगे ट्रेंड में वही पहनेंगे, वही ट्रेंड वाले। तो मैं सबको कहता हूँ कि जमाने के साथ नहीं चलोगे तो जमाना बदल जाएगा, आप वहीं रह जाओगे। तो थोड़ा आपको भी चेंज होना पड़ेगा, खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा। जी। सो हितेश जी, जैसे अभी हमने FD पे बात की, अब जैसे आपने कहा FD एक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, राइट, रिस्क नहीं है। इक्विटी जहाँ रिटर्न बहुत अच्छा है लेकिन थोड़ा बहुत रिस्क है, राइट। तो आपको क्या लग रहा है कि आइडियल इन्वेस्टमेंट क्या होना चाहिए? कि सब इक्विटी में होना चाहिए या सब फिर ऐसे एकदम सेफ FD टाइप डेब्ट इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, या फिर एक टर्म होता है जिसे हम कहते हैं एसेट एलोकेशन, राइट? तो जहाँ हम रिस्क के साथ मैनेज करते हैं, तो आप एसेट एलोकेशन को कैसे देखते हैं? और जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में आप बता सके कि एसेट एलोकेशन होता क्या है, कैसे अगर उनके पास 100 रुपए है तो वो अच्छे से उसको प्लान आउट कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट में। एग्जैक्टली। तो देखो, सबसे पहले तो हमें ये जानने की जरूरत है कि क्या क्या एसेट्स में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। एसेट का मतलब क्या होता है? एसेट क्लास।
जी स्टॉक मार्केट एक एसेट क्लास है, जी म्यूचुअल फंड एक एसेट क्लास है, जी डेट यानी एफडी एक एसेट क्लास है, और गोल्ड सिल्वर कमोडिटीज एक एसेट क्लास है। जी तो इस तरीके से ये कुछ 4-5 एसेट क्लासेस हैं, जी। और रियल एस्टेट जो कि हमारे लिए Yes. डेफिनेटली एक एसेट क्लास है ही। इंडिया तो के ये context में, 5-6 right? एसेट क्लासेस हैं। अगर आप अपने पैसे को इन पांचों में एक सर्टेन अमाउंट में या परसेंटेज में जब इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली आप सेफ्टी, सिक्योरिटी और साथ में अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जी। तो अगर जैसे आपने कहा कि यार एफडी बहुत कम रिटर्न देता है, इक्विटी रिटर्न्स देता है लेकिन रिस्क भी ज़्यादा है, जी तो हमें क्या करना चाहिए, एक हाइब्रिड फंड को चूज करना चाहिए जहां वो पैसा एसेट एलोकेट कर करके उस पैसे को इन्वेस्ट करें। बिल्कुल। अभी जैसे हम लोगों को मल्टी एसेट एलोकेशन में पैसा लगवाते हैं। ये जी। मल्टी एसेट एलोकेशन यानी आपने पैसा डाला है, वो पैसा गोल्ड में भी इन्वेस्ट होगा, वो पैसे का कुछ परसेंटेज डेट फंड्स में यानी एफडी जैसे सिक्योर्ड फंड्स में भी होगा, और तीसरा इक्विटीज में भी होगा। तो वो रिटर्न का कॉम्बिनेशन भी देगा, रिस्क अवर्स भी होगा डेफिनेटली, क्योंकि हमने उसमें रिस्की एसेट को कम डाला है तो रिटर्न्स कम जी। एक्सपेक्ट करेंगे, बट सेफ्टी ऑफ फंड यहाँ पे प्रायोरिटी है। जी। तो जैसे कि मैंने कहा एफडी करने से बेटर कुछ इस तरीके के फंड्स आप चूज कीजिए, तो जी। जहां पर आपका पैसा ग्रो भी करे और रिस्क भी ना के बराबर हो। बिल्कुल। बिना रिस्क लिए तो रिटर्न डेफिनेटली नहीं मिलेगा। मैं जब पढ़ाता हूं तो मेरे स्टूडेंट्स को ये लाइन खास कहता हूं कि मेरे पास एक रिस्क फ्री स्ट्रेटजी भी है, कि जहां आपको बिना रिस्क के भी पैसा बन सकता है। तो आपको भी बताऊं? बताइए। तो डेफिनेटली बताता हूं। मैं इसके लिए एक लाइन खास यूज करता हूं, द बेस्ट वे टू अवॉइड रिस्क इज नॉट टू डू एनीथिंग। कुछ करो ही मत तो रिस्क होगी नहीं। तो आपको ये करना है तो पर ये आपको वाला मैं इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। एग्जैक्टली। तो थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा। हाँ, उस रिस्क को मैनेज करना ये एक टैलेंट की बात होती है। तो अगर आप रिस्क को मैनेज नहीं करना चाहते तो सबसे बढ़िया ऐसे फंड सेलेक्ट करो जो कि मल्टी एसेट हो, ऐसे फंड सेलेक्ट करो जो कि हाइब्रिड्स हो, जहाँ पे डेट का कंपोनेंट थोड़ा ज़्यादा है, इक्विटी का कंपोनेंट कम है, तो आपका पैसा ग्रो भी करेगा और साथ साथ में रिस्क फ्री भी रहेगा। बिल्कुल। आप समझे? तो रिस्क हल्का है, रिस्क को हम थोड़ा डाइल्यूट कर रहे हैं। एग्जैक्टली। हम रिस्क को मैनेज करें, सिंपल। हम रिस्क को हटा नहीं सकते। जी। हम घर से बाहर काम के लिए जाते हैं, वो भी अपने आप में रिस्क है, और घर में सिर्फ पंखे के नीचे बैठे रहते हैं वो भी रिस्क है। वो भी रिस्क है। तो रिस्क तो है। अगर आप रिस्क को लेना ही नहीं चाहते तो कुछ ना करो, तो ये एक सही ऑप्शन नहीं हुआ। तो हमको अगर करना है तो रिस्क को मैनेज करके करना होगा। वो एक मूवी का डायलॉग बड़ा फेमस हुआ था, रिस्क है तो इश्क है, रिस्क है तो इश्क है। ये मूवी ने भी स्टॉक मार्केट को बहुत आगे लाया। स्कैम 92 बहुत लोगों ने वो मूवी देखी और बहुत लोगों ने उसके बाद स्टॉक मार्केट में बहुत अपना एफर्ट्स डाले, इन्वेस्टमेंट्स डाले, लर्निंग्स ली। जी। सो जब हम असेट एलोकेशन की बात की, उसमें हमने एफडी पे भी बात की, स्टॉक मार्केट पे तो हम कंटिन्यूअसली बात कर ही रहे हैं। तो और दो एक ऑप्शंस होते हैं राइट इन्वेस्टमेंट के तौर पे। तो मैं रियल एस्टेट को समझना चाहूँगा, क्योंकि भारत के कॉन्टेक्स्ट में रियल एस्टेट है ना, ऐसा माना जाता है कि आपकी सोशल प्रेस्टीज है। एग्जैक्टली। मतलब मैं अगर आपको थोड़ी पर्सनल स्टोरी बता दूं कि अगर कोई लड़का लड़की देखने भी जा रहा है ना, तो ये नहीं पूछते कि भाई लड़के का पोर्टफोलियो कितना बड़ा है। ये देखा जाता है भाई खुद का घर है, पुश्तैनी कोई घर है, जमीन है ना। तो रियल एस्टेट का एक सोशल वैल्यू सिस्टम बहुत स्ट्रांग है भारत के कॉन्टेक्स्ट में। तो आप रियल एस्टेट को एज एन इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट कैसे देखते हैं, और क्या उसके अंदर चीज़ें हैं जिस पे ध्यान भी रखना चाहिए जिससे हम कोई बड़े खतरे से बच पाए? देखिए, ये जो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, बिकॉज इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ रियल एस्टेट हमारे इमोशन है। यस, एग्जैक्टली। हमारे खुद का घर होगा, सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी जब बच्चे का जॉब लगता है जी, तो उसके घर वाले भी एक्सपेक्ट करते हैं और वो भी करता है कि मैं एक नया फ्लैट लूंगा। यस, राइट और रॉन्ग? वो उसके घर में खुश था, लेकिन फिर भी अब उसको मेरा घर होना चाहिए, मैं एक अलग घर लूंगा। हमारी लाइफ में इंडिया में रियल एस्टेट को इमोशन मानते हैं जी। और हम हमारी पूरी वेल्थ का 50 to 60% रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर देते हैं। अब समझो, घर खरीदना ये एक छोटा टिकट नहीं होता। बिल्कुल। आज अहमदाबाद में ही अगर कोई 2 BHK फ्लैट लेने जाएगा तो 70-80 लाख की बात आ जाती है। अगर आपकी 30-35 हज़ार की सैलरी है या 50 हज़ार की भी सैलरी है तो घर तो हमेशा सपना ही रहा है, ड्रीम रहा है। ये
ये हमारे एक कल्चर ही डेवलप हो गया, ये हमारे को शुरुआत से एक सिस्टम में डाल दिया कि यार घर होना चाहिए, ऑफिस होना चाहिए, खुद का होना चाहिए, खुद का होना चाहिए, रेंट वाला है कि कोई वैल्यू नहीं है। ये यूएस में नहीं है। आज जो हम डेवलप्ड कंट्री से सीखने की बात करें तो वो इन घर को असेट नहीं लाइबिलिटी मानते हैं। मतलब इट्स टोटल ऑपोजिट। टोटल अपोजिट। वो कहते हैं असेट किसे कहते हैं जो कि इनकम जनरेट करे जी, राइट, और लाइबिलिटी किसे कहते हैं जो कि आपसे खर्चा करवाए। तो अगर आप घर खुद का लेते भी हैं तो अल्टीमेटली उसे मेंटेन करने की कॉस्ट देते हैं, वो आपको कुछ इनकम नहीं दे रहा है। तो वो लोग ऐसे असेट्स पे पैसा नहीं लगाते, वो ऐसे असेट्स पे पैसा लगाते जो कि उन्हें इनकम जनरेट करवाता है। बट मैं अभी फिर से इंडिया पे आऊँगा तो ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। देखिए जो सुकून है वो इस एसेट से ही होता है। इंडिया में रियल एस्टेट ने ही लोगों को करोड़पति भी बना दिया। ये भी अपने आप में एक एसेट क्लास है। आप इसको खर्चा कहो कुछ भी कहो, बट आपने जो 1 करोड़ का घर लिया वो जब 15 साल बाद 3 करोड़ का हो जाता है तो भी इंसान बहुत वेल सेटिस्फाइड फील करता है कि आई हैव डन समथिंग इन माई लाइफ। इसकी सबसे बड़ी ब्यूटी ही इसकी टिकट साइज है। आप स्टॉक मार्केट में चाहे मैं कितना भी अच्छा आज आपको नॉलेज दूंगा, कितने भी अच्छे शेयर सजेस्ट करूंगा, बट आप वहाँ पे 20-25 हज़ार का स्टॉक लोगे और वो 15 साल बाद जब 50-60 हज़ार हो जाएंगे तो आपको लगेगा यार इसमें मेरा क्या होगा। बिल्कुल। बट आज आप जब घर लेने जाते हो 60-70 लाख का, तो वो जब बढ़ता है तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो रियल एस्टेट या स्टॉक मार्केट में कुछ भी फर्क नहीं है, फर्क है इनकी लिक्विडिटी का। मैं रियल एस्टेट को गलत नहीं कहता, लेकिन ये एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है। आपको अगर इसे करना है तो आपके पास उतनी इनकम का सोर्स होना भी चाहिए। खुद को बर्डन में डाल के अपने इमोशंस को फुलफिल मत कीजिए। इससे अच्छा वही बेस्ट है कि आप एसआईपी कर लो कि जितने की लोन की ईएमआई कर रहे हो तो 15 साल बाद वो पैसा आप सोच भी नहीं पाओगे कहाँ बन जाएगा। सही बात है, राइट। मैं आपको सिंपल से एग्जांपल दूं कि अगर 20,000 की आप महीने की एसआईपी करते हो और सिर्फ इसे 15 साल होल्ड करिए तो इसकी वैल्यूएशन हो जाएगी 3.5-4 करोड़ रुपए के ऊपर। अगर 15% के बेयर मिनिमम रिटर्न भी बनते हैं तो ये 20,000 रुपए आप ईएमआई में दे रहे थे, फिर भी घर की वैल्यूएशन 3.5 करोड़ होगी या नहीं होगी। घर के लिए आपको खर्चा करना होगा, मेंटेन करना होगा, कलर करवाना होगा, ये आपकी मजबूरी है और वो आपकी चॉइस है। तो आप उस चॉइस को जब बड़ा होते हुए देखते हो, वो पैसा लिक्विड है, आप जब चाहें उसे विड्रॉ कर सकते हैं। कभी जब मेडिकल इमरजेंसी आती है तो आपको 5 लाख की जरूरत है तो आप उस घर का बाथरूम नहीं बेच पाओगे। बिल्कुल। या तो पूरा घर बिकेगा या नहीं बिकेगा। तो मैंने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखे जिनके 3-3 फ्लैट है लेकिन मंथली एक्सपेंस बेयर करने की अब इनकम नहीं। बिल्कुल सही बात। सो यू शुड फोकस ऑन बोथ। आपको सब कुछ करना, मैं ये नहीं कहता कि रियल एस्टेट मत करो, बट करना है तो वो भी करो, लेकिन साथ में कुछ ऐसे लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स भी करो। स्टॉक मार्केट की ब्यूटी क्या है? इसकी लिक्विडिटी। आपके पास चाहे 50 करोड़ का स्टॉक क्यों ना पड़ा हो, आप चाहो तो उसमें 5 लाख का भी बेच सकते हो और 50 करोड़ को भी एक दिन में बेच सकते हैं जी। उसके लिए आपको इतना ज्यादा वेट करने की ना ब्रोकर से मिलना है, ना 50 लोगों से बात करनी है कि मुझे मेरा घर बेचना है, जमीन बेचनी, कुछ बेचने की जरूरत नहीं है। यहाँ 2 सेल के बटन दबाए, पैसा अकाउंट में। और लोग ये सोच सकते हैं कि मैं रियल एस्टेट मान लो शॉप या घर लेके उसको रेंट आउट करता हूँ, पर वहां भी टेनेंट ढूंढना, वो रहा नहीं रहा, वो प्रॉपर्टी को डैमेज करेगा, कैसे मैनेज होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स। वो सब, जबकि उस रिटर्न के कंपेयर में जो आपके फाइनेंस के ऊपर जो आपको म्यूचुअल फंड के थ्रू रिटर्न आएगा वो ज्यादा होगा और उसमें आपको कुछ इतना मेंटेनेंस की जरूरत भी नहीं है। राइट। आज हम सबको लगता है 20,000 की एसआईपी है, पर जब आप ये 20,000 एक साल देते रहते हो तो आपको लगता है मैंने 20 क्यों किया, मैं 40 की भी कर सकता था। तो धीरे धीरे अपनी एसआईपीज को रेज करिए, इन्वेस्टमेंट्स को रेज करिए। एसआईपी तो एक बहुत शॉर्टकट सिंपल टूल है। इसे कहते हैं पैसिव ट्रेडिंग या पैसिव इन्वेस्टिंग, कि आपको कुछ नहीं आता तो ये करो। बट जब आप एक्टिवली खुद स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व होते हो, जब आप इसे प्रॉपरली लर्न करके किसी प्रॉपर पर्सन से सीख के करते हो, तो आपके रिटर्न सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो सकते हैं। राइट। सो जब हम असेट एलोकेशन की बात करें, हमने एफडी पे बात करी है, स्टॉक मार्केट पे करी, हमने रियल एस्टेट के फायदे या क्या एरिया ऑफ कंसर्न है वो भी बात किया। एक और क्लास होता है दैट इज गोल्ड। अब जैसे रियल एस्टेट की इंडिया में एक अपनी स्टोरी है जो लगाव है, वैसे ही गोल्ड को लेके भी भारत के लोग बड़े
ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। स्पेशली जो हमारे विलेजेस, छोटे टाउन है, वहाँ तो गोल्ड ही उनके पास एक मेन असेट है जिससे वो अपनी एक आइडेंटिटी को कनेक्ट करते हैं, है ना। तो गोल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट आप कैसे देखते हैं? और जब हम गोल्ड की बात करते हैं तो क्या हम सिर्फ फिजिकल गोल्ड की बात कर रहे हैं या उसमें कोई और ऑप्शंस भी है? आप कैसे देखते हैं इस इन्वेस्टमेंट? देखिए, गोल्ड भी डेफिनेटली इंडिया में तो एक कह सकते हैं इमोशनल थिंग है, राइट। ये एसेट क्लास भी है, लेकिन ये हमारे इमोशंस को फुलफिल भी करता है। अगर आपको मैं कहूँ मेरे पास 2 किलो गोल्ड है, तो इंसान ऑटोमेटिकली मेरी वैल्यू को असेस करेगा, या किसी की भी वैल्यू को हम गोल्ड से असेस करते हैं। और उसने खुद को प्रूव भी किया है, गोल्ड ने कोई कम रिटर्न्स नहीं दिए हैं। आज से मैंने जब 15 साल पहले ये करियर चालू किया था, या 20 साल पहले जब मैंने गोल्ड की प्राइस देखी थी, तो गोल्ड था 6,000 रुपये तोला। आज है वो 90,000 रुपीज पर 10 ग्राम्स। ये बहुत बड़ा कह सकते हैं रिटर्न जनरेशन प्रोग्राम गोल्ड ने किया है। तो वो आपके सोशल नीड्स को भी फुलफिल कर रहा है, आपके इमोशनल अटैचमेंट को भी फुलफिल कर रहा है, और साथ साथ में आपको हाई लेवल ऑफ रिटर्न्स भी प्रोवाइड कर रहा है। इसका भी अब प्रॉब्लम क्या आ गया, टिकट साइज का। अब जब आप गोल्ड लेने निकलते हो तो 1 तोला गोल्ड लेने के लिए आपको 90,000 रुपीज चाहिए होते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, हर कोई उसे नहीं कर पाता। और 1 तोले में क्या आता है? 1 तोले में कुछ नहीं आता। आप मिनिमम 10 ग्राम्स यानी मिनिमम आप 10 तोला के आसपास आप 10 तोले का प्लानिंग करोगे तो 10 तोला तो 9 लाख रुपए का हो जाता है। अब 9 लाख रुपए सबके पास नहीं है। तो इसके लिए मैं जो सेकेंड एसेट क्लास इसी का आपको पार्ट कहूंगा, उसे कहते हैं डिजिटल गोल्ड। आप गोल्ड में भी बॉन्ड्स खरीद सकते हैं। तो आपको फिजिकल वो गोल्ड पीस की जरूरत नहीं है फिजिकल फॉर्म में, आप उसको डिजिटली भी ले सकते हैं। क्योंकि ये इसकी सेकंड बड़ी प्रॉब्लम है थेफ्ट की। आपके घर पे आधा किलो गोल्ड पड़ा है और कोई चुरा के ले जाएगा तो क्या करोगे? आज आपके 45 लाख रुपए की चोरी हो जाएगी, तो उसको संभालना एक बहुत बड़ा टास्क हो गया है। क्योंकि जैसे जैसे चीजों की वैल्यूएशन बढ़ती है, वैसे वैसे उनके रिलेटेड और दूसरी प्रॉब्लम्स भी खड़ी होती। तो ये गोल्ड की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो चोरी की है, स्टोलन हो जाता है। काफी लोगों का घर से जब चोरी होती है तो इंसान गोल्ड ही पहले उठा के ले जाएगा। बिल्कुल, तो गोल्ड स्टॉक मार्केट से या म्यूचुअल फंड से कुछ उठा नहीं सकता अगर घर पे चोरी कर, क्योंकि वो सब हमने डीमैटेरियलाइज कर लिया है। तो यही जब आप गोल्ड को डिजिटली करेंगे तो वो भी डीमैट हो जाएगा। फिर वो चाहे 200 करोड़ का गोल्ड क्यों ना आपके डीमैट में पड़ा है, आप चैन की नींद सो सकते हो। और इसमें भी गोल्ड के बॉन्ड्स आते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड बनाती है। अगर आप उन बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हो तो गोल्ड की वैल्यू एप्रिसिएशन तो आपको मिलेगी ही, और फिर भी क्योंकि आपने गवर्नमेंट से गोल्ड बॉन्ड खरीदा है तो उस पे 2.5% साल का गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट भी पे करती है। तो यहाँ पर तो सोने पे सुहागा हो गया कि आपने पैसा सही जगह भी डाला, उसका इंटरेस्ट भी लिया, और उसकी वैल्यू ग्रोथ होगी वो भी आपको मिलेगी। सो कहीं ना कहीं आपकी बातों से लग रहा है कि एक स्टॉक मार्केट और एक गोल्ड, ये 2 एसेट क्लास है जो कहीं ना कहीं लॉन्गर पिक्चर में हमें इन्वेस्टमेंट के लिए आइडियली देखना चाहिए। अनलेस इवन रियल एस्टेट और एफडी भी ऑप्शन है, बट इन योर व्यू कि ये दोनों बेटर ऑप्शन है, राइट? इवन कंपेयर हम करने जाए कि स्टॉक मार्केट और गोल्ड के बीच में, तो आपका पर्सनल ओपिनियन क्या रहेगा? देखो, गोल्ड क्या ऑलवेज सेफ हेवन कहलाता है जी, राइट? उन दोनों को कंपेयर करना ही ये सबसे बड़ा क्राइम है। क्यों कंपेयर करना? आपका इन्वेस्टमेंट दोनों में होना चाहिए। जब इक्विटी परफॉर्म नहीं करती तो गोल्ड करता है, और जब इक्विटी परफॉर्म करती है तो गोल्ड स्टेबल रहता है। तो अगर आपका पैसा इन दोनों में है तब जाके आपको 10 साल में दिखेगा कि आपके पैसे ने एक्चुअली क्या रिटर्न दिया। बिल्कुल, क्योंकि कभी गोल्ड, अभी जो ये सब प्रॉब्लम्स आ रही है, कोई भी वॉर की सिचुएशंस होती है, इसे कहते हैं जियोपॉलिटिकल रीजंस, कि जब ये ग्लोबल सिचुएशंस खराब होती हैं तो ऐसे टाइम पे गोल्ड ही एक ऐसा एसेट क्लास है जो कि सबके सामने खड़ा रहता है, राइट? मार्केट टूटे या कुछ भी हो, आप देखो गोल्ड अभी लाइफ टाइम हाइस पे चल रहा है। क्यों चल रहा है? बिकॉज अभी उसका टाइम है जी। अभी वो कह रहा है कि हाँ भाई, अभी मुझे खड़ा रहना पड़ेगा मैदान में। तो गोल्ड अभी ऐसे टाइम पे खुद को प्रूव करेगा। इक्विटी मार्केट डाउन होंगे, जब इक्विटी मार्केट चलेंगे तो शायद गोल्ड खड़ा रहेगा, फिर इक्विटी परफॉर्म करेगी। तो यही है मल्टी एसेट एलोकेशन, कि आपका पैसा डिफरेंट एसेट क्लासेस में होना चाहिए। मैं ये भी कहूंगा कि रियल एस्टेट, क्योंकि हमारे इंडिया में तो इमोशन है, तो हम इंडिया के इमोशन को तो फॉलो करेंगे ना, उसमें भी होना चाहिए। हम ये थोड़ी कह सकते कि रियल एस्टेट परफॉर्म नहीं करेगा, वो भी 12% का एवरेज रिटर्न देता है।
अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी को 10-15 साल होल्ड करो तो 12% के रिटर्न्स वो भी परफॉर्म करके देती ही है। तो रियल एस्टेट इज ऑल्सो अ गुड एवेन्यू। सो इट्स मोर लाइक कि जैसे कहा जाता है ना कि इन्वेस्टमेंट आपका एक फिक्स थाली जैसा होना चाहिए, उसमें हर चीज थोड़े थोड़े प्रपोर्शन में है। Exactly. बस एज एन एक्सपर्ट आपसे वो ये सीख सकते हैं कि कौन सा प्रपोर्शन कितना होना चाहिए। Exactly. राइट। जैसे आप बात कर रहे थे तब आपने यूक्रेन रशिया वॉर की बात करी और आपने जियोपॉलिटिक्स की बात करी, तो मैं थोड़ा करंट जियोपॉलिटिक्स को आप किस लेंस से देख रहे हो, आपको क्या लग रहा है? क्योंकि एक साइड हम गाजा पैलेस्टीन इजराइल वाला एक सिचुएशन पिछले 2-3 साल से देख रहे हैं, यूक्रेन रशिया पिछले 3-3.5 साल से कंटिन्यूअसली आज भी वो चल ही रहा है। दूसरी साइड हमने ट्रम्प साहब को देखा कि वो जब से आए तब से कुछ ना कुछ हर रोज लोग वेट करके बैठे आज नया क्या आने वाला है ना। तो उतना ड्रामेटिक पूरी सिचुएशन वहां चल रही है और लोग ये भी कह रहे हैं, कुछ सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स है कि वी आर नियर टू द थर्ड वर्ल्ड वॉर। आपको करंट जियोपॉलिटिक्स कैसा दिख रहा है? देखिए, जियोपॉलिटिक्स की बात करें ना कि करंट ये हमेशा से ऐसा ही रहा है जी। कहीं ना कहीं किसी न किसी का वॉर चलता रहेगा, बिकॉज दिस इज अ गेम ऑफ पावर। जी। जब पावर की बात आती है ना, इंसान को खानी तो 2 रोटी है, लेकिन हम सब किसके लिए विरोध कर रहे हैं? पावर। हमें और बड़ा बनना है, और बड़ा बनना है। ये बड़े बनने की कोई एंड नहीं जी। राइट। यूएस को बड़ा बनना है, चाइना को बड़ा बनना है, रशिया को बड़ा बनना है। तो अभी जब तक इनको बड़ा बनना है, इंडिया को भी बड़ा बनना है। मोदी जी भी उसी पे है कि भाई इंडिया को मैं सबसे बड़ा बनाऊं। तो अब ये जब कुछ होगा तो बांग्लादेश, आप समझो इतने सब वॉर तो ठीक है, हमारे इंटरनल वॉर्स कितने हैं। हमको बांग्लादेश से फाइट करना है, पाकिस्तान से करना है, पर क्या चाइना भी अपने आप में चाइना के साथ ये जो सारी चीजें हमको फेस कर, तो ये सब ऑलवेज चलता रहेगा। जी। आपको शायद स्टॉक मार्केट का कितना नॉलेज है मुझे पता नहीं, मुझे याद है 2016 में जब ये हुआ था यूरी का अटैक, राइट। तो उसमें एक दिन में मार्केट बड़ा फॉल आ गया क्योंकि यूरी का अटैक हो गया। जी। बट उस दिन भी मुझे किसी ने पूछा है क्या है, तो मैंने कहा भाई यूरी पे अटैक हुआ और अपनी कंट्री ने स्ट्राइक करी है, तो ये तो अपने लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। बिल्कुल। तो उसी दिन सेम डे जो मार्केट 1600 पॉइंट करेक्ट हुआ था वो 1600 प्लस पे बंद हो गया। तो ये चीजें क्या होती है कि इनको असेस करना, इनको जज करना, ये सब एक लंबे ड्यूरेशन वाली चीजें होती है कि इन्हें कैसे देखा जाता है। ये सब हमेशा चलता रहेगा, कभी यूरी का अटैक होगा, कभी हम पाकिस्तान पे करेंगे, कभी वो पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स भी है, ये पार्ट ऑफ कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स के पार्ट है। रीजंस तो आएंगे। जी। किसी ने भी सोचा था कि 2020 में कोविड जैसा रीजन आ जाएगा जो मार्केट को इतना तोड़ देगा, वो तो ऐसा अभी और भी हो सकता है। और मुझे लग रहा है जो दुनिया में हथियार बनाने के मैन्युफैक्चरिंग जायंट है वो चाहेंगे ना कभी तो कोई कंट्री खरीदे। अगर वॉर जैसे सिचुएशन दुनिया में है ही नहीं तो इनका माल कहाँ से बिकेगा? एग्जैक्टली। मतलब ये जो आपने बात कही मैं रिलेट कर सकता हूँ कि यूएससी है जो सबको लड़वाता है। जी, वो वेपन बनाता है, पहले वेपन बनाता है फिर लड़ाता है। अब उसी ने यूक्रेन को वो इक्विपमेंट्स दिए। अभी सारी बातें जैसे आप सुनते हैं, हम भी सुनते हैं। अब ये सच है, अब ये कितना सच है, ये कितना डिटेल है, वो तो यही लोग बता पाएंगे। सो हितेश जी, हमने अलग अलग एसेट एलोकेशन के बारे में बात करी, जिसमें हमने गोल्ड पे बात करी, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट पे बात करी लाइक एफडी एंड ऑल, और हमने रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट पे बहुत डिटेल में बात की। एक नया इन्वेस्टमेंट ऑप्शन या आप कहो ट्रेडिंग ऑप्शन आज हमारे सामने है और वो है फॉरेक्स। अब बहुत सारे लोग उसमें इंटरेस्टेड हो रहे हैं, तो उसके पीछे क्या रीज़न है वो भी समझना चाहूँगा। और ओवरऑल आपकी पॉइंट ऑफ व्यू से आप फॉरेक्स को कैसे देखते हो इन अ लॉन्गर रन, या इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये सही है, क्या है, बताइए। हाँ, देखिए, सबसे बड़ी बात, फॉरेक्स जो एक एसेट क्लास है, जैसे एसेट क्लास नहीं कह सकते बिकॉज ये एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं है जी, ये एक ट्रेडिंग का प्रोडक्ट है, राइट। अभी यूथ इसके पीछे बहुत क्रेजी है बिकॉज सबसे बड़ी बात, ये एक हाईली लिक्विड मार्केट है। अच्छा। इस जितनी लिक्विडिटी तो कोई मार्केट में नहीं होगी, राइट। यहाँ पर सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि फॉरेक्स होता क्या है। तो फॉरेक्स का मतलब होता है फॉरेन करेंसीज के अंदर ट्रेड करना।
सिंपल लैंग्वेज यही है, इट इज फॉरेन एक्सचेंज जी राइट। इसमें कुछ करेंसीज के पेयर होते हैं, जैसे यूएसडी आईएनआर हुआ, यूरो यूएसडी हुआ, जेपीवाई, इसके अलग अलग कॉम्बिनेशंस होते हैं, अलग अलग पेयर्स होते हैं, वेयर पीपल ट्रेड एंड मेक मनी राइट। दिस इज नॉट एन एसेट क्लास कि जैसे आपने 85 पे $8 ले लिया तो ये सोच के लोगे कि यार 6 महीने में 185 आएगा, ये स्टॉक नहीं है जी। ये कंपनी प्रॉफिट नहीं कर रही है, बात इकोनॉमीज की हो रही है। तो अगर इंडिया डेवलपमेंट करेगा तो इसका मतलब ये थोड़ी कि यूएस नहीं करेगा या यूएस ही करता जाएगा, इंडिया पीछे रह जाएगा। तो ये करेंसी की ट्रेडिंग होती है, तो यू जस्ट नीड टू ट्रेड। आपका ट्रेडिंग का एक पर्सपेक्टिव होना चाहिए कि मैंने 85 पे लिया तो मुझे क्या लगता है 15 दिन में ये 86 आएगा, तो ये 86 आ सकता है, लेकिन 15 दिन में 106 तो नहीं हो सकता। तो ये क्या है, इसकी एक सबसे बड़ी ब्यूटी है, एक सेफ एसेट क्लास है जी। क्योंकि आप यहाँ पर 85 के डॉलर को जीरो होते हुए भी नहीं देखोगे, अगर आपने बेच दिया, शॉर्ट सेल किया तो 185 होते हुए भी नहीं देखोगे। आप अल्टीमेटली ट्रेडिंग करोगे, पैसा बनाओगे, गवाओगे, ये चलता रहेगा। और दूसरी जो सबसे बड़ी इसकी ब्यूटी है, ये 24 घंटे का मार्केट। अच्छा, ये इसीलिए भी लोगों को बहुत अपील करता है कि वो सवेरे से 9 to 5 का जॉब भी करें, बट शाम को उन्हें 2 घंटे का मौका मिले तो वो बैठ के फॉरेक्स में जब मार्केट बंद हो जाते हैं इंडियन मार्केट्स, तो इवन वो फॉरेक्स ये तो 24 घंटे चलता है। अगर आप कोई भी जॉब करते हो, आप रात को जगने का काम करते हो तो भी कर सकते हो, सवेरे कर सकते हो, दिन में कर सकते हो, रात में कर सकते हो। ये जो 24 आवर्स का मार्केट है, ये इसकी ब्यूटी इसलिए भी है क्योंकि इंडिया का मार्केट है 9:15 से 3:30 राइट। और ये 6.25 घंटे का जो मार्केट है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ गैप अप्स और गैप डाउन्स देखने को मिलते हैं। हमारा मार्केट तो 3:30 बंद हो गया, लेकिन यूएस का खुलेगा शाम को, चाइना का खुलेगा सुबह, जापानीज मार्केट बंद होगा सवेरे। अब उन सब का जो शाम का या रात का बर्डन होता है, वो हमारे इंडियन मार्केट पे सुबह सुबह पड़ता है। वही हम देखते हैं, जो कि अभी 2 दिन पहले हमने देखा गिफ्ट निफ्टी, जो कि एक इंडिकेशन होता है कि अब फॉरेन मार्केट में क्या हुआ तो इंडिया में क्या होगा। वो 800 पॉइंट डाउन थी और हमारा मार्केट खुला ही 1200 पॉइंट डाउन। सो दिस इज अ बिग प्रॉब्लम विद एनी मार्केट की ये 24 घंटे नहीं है तो ये प्रॉब्लम्स फेस करनी होती है। आप शाम को क्या सोच के स्टॉक ले गए और कल गैप डाउन खुला तो आपके लिए वो एक रिस्की चीज हो जाती है, लेकिन फॉरेक्स में ये प्रॉब्लम्स नहीं है। वहां आप कोई भी चीज में स्टॉप लॉस लगाओ और सो जाओ। ये स्टॉप लॉस वर्ड बहुत जरूरी है। इसमें पूछने ही वाला था, आपने जैसे ही बोला स्टॉप लॉस, मतलब ये है क्या एग्जैक्टली? तो स्टॉप लॉस का मतलब होता है अपने लॉस को स्टॉप करना। कि मैंने 85 पे कोई चीज ली और मुझे लगता है कि यार मेरा टारगेट 87 का है, तो 86 का मेरा या 84 का मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए। आपने ₹1 की रिस्क ली, ₹2 का टारगेट कमाया, बात फिनिश हो गई। लेकिन 84 आने के बाद जनरली क्या होता है, जब स्टॉप लॉस नहीं होता तो हम लोग इमोशनल हो जाते हैं कि थोड़ी देर और देखते हैं, और धीरे धीरे वो 83, 82 और जाते जाते ऐसे ही ₹400 का येस बैंक ₹14 रह जाता है राइट। ये जो इमोशनल ट्रेडिंग होती है, अगर आप इससे कंट्रोल नहीं करोगे, ट्रेडिंग और इमोशन ये 2 वर्ड कभी मैच करेंगे। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो इमोशनल होना छोड़ना पड़ेगा, और अगर इमोशनल रहना है तो ट्रेडिंग करना छोड़ना पड़ेगा। जैसे हितेश जी, हम जिम में जाते थे, एक वर्ड यूज होता था कि भाई इमोशनल लिफ्टिंग नहीं करना है, वेट को ग्रेजुअली बढ़ाना है। अगर आप जोश में आके इमोशनल लिफ्टिंग करने जाओगे, हो सकता है आपके मसल्स टेयर हो जाए, स्पाज्म हो जाए और आपको इंजरी हो सकती है। एग्जैक्टली, बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं जी, क्योंकि लोग 200 किलो वजन उठा लिया जोश में, आज उससे फिर हार्ट की प्रॉब्लम्स आ जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर भी ट्रेडिंग और इमोशन के मुझे आज ये चाहिए ही चाहिए, आपके चाहने से मार्केट नहीं चलेगा। मार्केट तो मार्केट के हिसाब से चलेगा। तो मार्केट जितना आपको देता है उसे कैसे बेस्ट वे में लेना, इसी को ट्रेडिंग कहते हैं। तो यही बात समझना है, आप ये कह रहे हो ना, इट्स नॉट लाइक अ बेटिंग। एग्जैक्टली, जो सट्टा होता है हमारे यहाँ, उससे ये डिफरेंट है। सट्टा तो है ही नहीं ना। स्टॉक मार्केट को जो सट्टा कहते हैं, मुझे तो लगता है वो सबसे बड़ा मूर्ख है कि उसने चीज को समझा ही नहीं जी। हम 20 साल पढ़ते हैं तब जाके 20,000 की जॉब मिलती है, और स्टॉक मार्केट कैसे करते हैं, मुझे ऐसा लगता है आपके लगने से थोड़ी बाजार चलेगा। आप बाजार को तो सीखिए। आपने स्कूल कॉलेज में कितनी कुछ चीजें सीखी, तब जाके आपको एक जॉब मिलती है। तो स्टॉक मार्केट भी एक लर्निंग का प्लेटफॉर्म है। तो फॉरेक्स क्यों लोगों को इतना यूथ को पसंद आ रहा है? बिकॉज एक तो है कि 24 आवर्स का है, वो स्कूल कॉलेज से फ्री होके भी करते हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात पसंद आने का कारण है, इसमें लेवरेज बहुत मिलता है। ये जो लेवरेज है
फॉरेक्स ये क्या है मार्केट लेवरेज का मतलब होता है कि अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो आपको अगर 100x लेवरेज मिलता है तो आप 1 करोड़ की भी ट्रेडिंग कर सकते हो। ओके राइट तो फॉरेक्स में ये लेवरेज बड़े बड़े मिलते हैं, 100x 500x 1000x, अलग अलग एक्सचेंजेस बड़े बड़े लेवरेज देते हैं। अच्छा और यही अगर आपने 1 लाख के कैपिटल पे 1 करोड़ का ट्रेड कर लिया और आपको 1% भी प्रॉफिट हुआ तो आप 1 लाख पे 1 लाख कमा सकते हो। ओ राइट तो यही चीज लॉस में भी होगी, लेकिन अल्टीमेटली लोगों को प्रॉफिट और लॉस में तो प्रॉफिट वर्ड पे उनका फोकस ज्यादा रहता है कि मुझे कितना मिलेगा। इंडियन मार्केट में जो लेवरेज होता है वो जनरली इंट्राडे के लिए 5x है, बिकॉज ये स्टॉक है, ये 20% टूट सकता है लेकिन करेंसी 20% नहीं टूटती, तो वहाँ 100x लेवरेज मिलता है, 500। और यही कारण है क्रिप्टो मार्केट में भी लोग इंटरेस्ट है, बिकॉज वहां पर भी इतने ही बड़े बड़े लेवरेजेस मिलते हैं। जी सो ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा है और रिस्क कहीं ना कहीं इन कंपैरेटिवली थोड़ा मैनेजेबल है। उसको हम ये कह सकते हैं कि उसकी इनहेरेंट रिस्क इतनी नहीं है। कोई भी कारण से $85 का 80 रुपए एक दिन में नहीं आएगा। राइट सो हमने अलग अलग असेट क्लास के बारे में बात की है ना, इवन फॉरेक्स पे भी हमने की, क्रिप्टो पे बात करी, रियल एस्टेट देखा, गोल्ड समझा हमने, जो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है समझे। सबके अपने कुछ ना कुछ फायदे और नुकसान हैं, बट एज एन मार्केट एक्सपर्ट मैं अगर हितेश सोमानी जी को पूछूंगा कि सर अगर मुझे सिंगल फोकसली कुछ करना है तो आउट ऑफ ऑल दिस ऑप्शंस मेरे लिए बेस्ट क्या हो सकता है? देखो सबसे पहली चीज तो पहले आपको चूज करना पड़ेगा कि आप कितना टाइम देना चाहते हैं। जी आप मार्केट को टाइम ही नहीं देना चाहते हो, रोज वहां से 10,000 कमाना चाहते हो जी तो ट्रेडिंग आपके लिए नहीं बना। ओके आपके लिए क्या बना है? इन्वेस्टमेंट। अच्छा राइट आप इन्वेस्ट करो, पैसा लगाओ और आराम से उसको होल्ड करो, रिटर्न्स देखो। जैसे मैंने कहा 10 साल में इंडिया की ग्रोथ स्टोरी अच्छी है, तो इसे क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट। तो हमको पहले ये तो समझना पड़ेगा ट्रेडिंग क्या होता है और इन्वेस्टमेंट क्या होता है। अभी लोगों को यही नहीं पता है कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट क्या होता है। मैं इसी पे आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने देखता हूँ बहुत बार, हालांकि मैं खुद स्टॉक मार्केट में कुछ मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, लेकिन जैसे कुछ लोग होते हैं जो पूरे दिन उस स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं, है ना, ये देखा है हमने, जिसको शायद टर्मिनल कहते हैं ना। तो ये जो डे टू डे वहां बैठते हैं, ये ट्रेडिंग है और इसका बेसिक क्या होता है उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? ये जो आपने देखा उसे कहते हैं डे ट्रेडिंग, या इसे कहते हैं इंट्रा डे ट्रेडिंग। ओके पूरे दिन मार्केट के सामने इसलिए बैठते हैं क्योंकि वो उसमें से एक अपॉर्चुनिटी फाइंड करने की कोशिश करते हैं। अच्छा। वो कुछ अच्छे स्टॉक को ढूंढते हैं, उनको फटाफट से बाय किया, फटाफट से सेल किया। डे ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? सुबह 9:15 से 3:30 जी मैं लूंगा भी आज और बेचूंगा भी आज, या बेचूंगा भी और लूंगा भी आज। इसमें आप शॉर्ट सेल भी कर सकते हो। अच्छा आपको लगता है मार्केट टूट रहा है, ये स्टॉक टूटने वाला है, पहले बेच दो बाद में ले लो, इसे कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। अच्छा तो आप रिवर्स कर रहे हो, पहले सेल कर रहे हो फिर बाय कर रहे हो। एग्जैक्टली आपने 200 पे बेचा, 180 पे ले लिया तो भी आपको प्रॉफिट है। पहले आप क्या करते थे? 180 पे लेके 200 पे बेचते थे। तो जब आप बाय करके होल्ड कर सकते हो लेकिन बेच के होल्ड नहीं कर सकते। तो डे ट्रेडिंग में ये एक और एडेड एडवांटेज लोगों को मिलता है कि वो बेच के भी पैसा कमा सकते हैं। बट कंडीशन ये है कि 3:25 पे आपका सौदा कट जाना चाहिए। आप बेच के होल्ड नहीं कर पाओगे। तो काफी लोगों ने अपने स्किल्स को ऐसा डेवलप कर लिया है, या वो हमसे सीख के अपने स्किल्स को ऐसा डेवलप करते हैं कि वो रोज आके सवेरे 9:15 बैठते हैं, 3:30 तक डेडिकेटेडली बैठते हैं, उस मार्केट में अपॉर्चुनिटी को फाइंड करते हैं। लगता है तो बाय करते हैं, नहीं लगता है तो नहीं करते हैं। और इस तरीके से रोज 10, 20, 25 हजार, कोई मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो दिन में 5-5 लाख का भी प्रॉफिट कमा लेते हैं। रियली? यस, बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं। मैं 5 लाख तो बहुत छोटा बोल रहा हूँ, कुछ जो सच में अल्ट्रा HNI डे ट्रेडर्स होते हैं वो दिन में 5-5 करोड़ का भी प्रॉफिट निकाल लेते हैं। ये उनका स्किल है जो उन्होंने मार्केट से गेन किया है, और ये एक असंभव वाली बात नहीं है। इफ़ यू हैव अ डेडिकेशन, इफ़ यू हैव द डिसिप्लिन, मैं सबको कहता हूँ ट्रेडर कोई भी बन सकता है, पर सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए 2 चीज़ें चाहिए, एक है स्ट्रैटेजी और दूसरा है डिसिप्लिन। अगर आपकी स्ट्रैटेजी सही है और आप उसे डिसिप्लिन से फॉलो करते हो तो दिस मार्केट इज फॉर यू। ये तो पैसों का समंदर है जी, आपको बस भर के निकालना है। बिल्कुल। तो जैसे आपने बताया कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ दिन के 5 लाख भी कमा सकते हो, और ऐसे कुछ एग्जाम्पल है जो दिन के 5 करोड़ भी कमा लिए। Exactly. अब जैसे आज
इस पॉडकास्ट में हमारे व्यूअर सुन रहे होंगे तो उनके तो कान खड़े हो जाए कि भाई ऐसी भी अपॉर्चुनिटी होती है क्या। एग्जैक्टली। सो ऑन द अदर साइड जब हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं लोग हमेशा जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचते हैं या ये सोचते हैं कि कुछ ऐसा काम करूं जहां पे अच्छे पैसे कमा पाऊं, राइट। तो क्या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां वो आपके माध्यम से, आपके थ्रू वो कुछ पैसा भी कमा सकते हैं और साथ में कोई क्वालिटी लर्निंग भी ले सकते हैं? एग्जैक्टली जैसे हमारी खुद की ही कंपनी है आपका इन्वेस्टमेंट, जिसे मैंने 2009 में स्टैब्लिश किया था। वहाँ हम ये सारी चीज़ें करते हैं। स्टॉक मार्केट को हमने एक फुल स्टॉप शॉप बनाया है। Okay. अगर आप चाहें तो मैं सेबी रजिस्टर्ड आ रहे हूँ, आप हमसे कंसल्टेशन ले सकते हो। अगर आपके पास सीखने का टाइम नहीं है तो मैं सबको कहता हूँ पहले तो सीखो। आपने गाड़ी चलाना खुद सीख लिया, उससे बेटर तो कुछ है नहीं। फिर ड्राइवर चाहे कितनी भी तेज चलाएगा, आपको उसे पता रहना चाहिए कि उसे कहाँ रोकना है। बिल्कुल। ये सुनो, हाईवे पे गाड़ी 20 की स्पीड पे चले और मार्केट में 200 पे चलाएगा, दोनों ही गलत है। तो आपको गाड़ी चलाना आएगा तो आप समझा पाओगे कि भाई गाड़ी कौन सी जगह किस स्पीड में चलानी है। तो यही चीज हम सबको कहते हैं दैट फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज टू लर्न। आप सीखिए ना, आप अपने ऊपर ही तो आप इन्वेस्ट कर रहे हो। लर्निंग इज लाइक इन्वेस्टमेंट। मैं सबको कहता हूँ टाइम 2 महीने का एक हमारा कोर्स है, बहुत कम टाइम फ्रेम, 2 महीने जीवन में कब निकल जाएंगे। आप बस को खुद पे इन्वेस्ट कीजिए, स्टॉक मार्केट में फिर आप डिफीट नहीं खाएंगे। लेकिन हाँ, काफ़ी लोग इतने ऑक्यूपाइड है, इतने बिजी हैं, उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, वो सीख नहीं पाते। तो आप आइए हमारे साथ, हमारे खुद के प्रीमियम चैनल्स होते हैं जहां हम हमारे रिसर्च, जहां मैं खुद रिसर्च करके लोगों को कॉल्स प्रोवाइड करता हूं। हम इंट्राडे में कॉल प्रोवाइड करते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी में कॉल प्रोवाइड करते हैं, हम पोजिशनल कॉल्स प्रोवाइड करते हैं और अच्छी एक्यूरेसी के साथ करते हैं। तो आप चाहें तो इस तरीके से हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको सिर्फ हमारे कॉल्स को पढ़ना है, रीड करना है और उस पर ट्रेड इनिशिएट करना है। सो ये दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छी है और हम एक सेबी रजिस्टर्ड आ रहे हैं, क्वालिफाइड पर्सन है, तो आपको गलत एडवाइस हम नहीं देंगे जी। और आप इनको सीधा इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं कह रहे, आप बोले अगर चाहो तो आप सीख लो, यहाँ से कमा भी सकते हो और एज एन इन्वेस्टर भी फिर अगर आप जाके उसमें करोगे इन्वेस्ट तो आपका एक अच्छा रिटर्न भी आएगा। एग्जैक्टली, राइट। और जैसे एक रैंडम है कि वो दोनों ही ऑप्शन नहीं है, तो मैं आज आपके पॉडकास्ट के माध्यम से सबको कहूँगा, ज़्यादा नहीं तो स्टॉक SIP शुरू कीजिए। आप कहेंगे सर ये स्टॉक SIP क्या होता है, ये एक नया वर्ड हमने सुना है। तो स्टॉक SIP का मतलब होता है स्टॉक में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर महीने अपने इनकम का एक परसेंटेज अमाउंट हर महीने अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो। 10,000 ही सही, पर हर महीने 10,000 करो। ये जो 10,000 आपने बस मेरे कहने से अगले 5 साल इन्वेस्ट कर दिया, तो सबसे बड़ी बात 10,000 इंटू 12 कैसे 1,20,000 और 1,20,000 इंटू 5 आपके 6 लाख इन्वेस्ट हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। 10,000 बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, कोई भी निकाल सकता है, राइट और रॉन्ग। मैं आज कहूँ कि 6 लाख आज डालो तो लोगों के लिए हार्ड होगा, बट 10,000 हर महीने डालना हार्ड नहीं होगा। और 5 साल में जब एक बिजनेस साइकिल पूरी होती है, ये स्टॉक मार्केट की साइकिल है कि 5 साल में जनरली यहाँ पर एक साइकिल होती है। अभी डाउनफॉल होगा या अपफॉल होगा, कुछ भी होगा, मार्केट 5 साल में एक लेवल ऑफ रिटर्न जनरेट करके ही देता है। तो वो 6 लाख आपके अगर 8.5-9 लाख बन गए, तो ये आज का वीडियो आपको जरूर याद आएगा कि यार उन्होंने कुछ अच्छी बात की। बिल्कुल। ऑफ कोर्स ये सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है, पर मुझे ये भी जानना है कि एक म्यूचुअल फंड SIP और जो आप स्टॉक SIP बता रहे, दोनों में क्या डिफरेंस होगा? देखिए, मेजर डिफरेंस नहीं है, बट म्यूचुअल फंड क्या है, जैसे हमने कहा कि हमने गाड़ी के लिए ड्राइवर रख लिया, हाँ जी, आपने पैसे दिया, गाड़ी वो चला रहा है, राइट। तो एक ड्राइवर की कॉस्ट भी तो आएगी। एग्जैक्टली, वो कॉस्ट आएगी। वो आपके लिए काम करेंगे, वो आपके लिए फंड सेलेक्ट करेंगे, वो आपके लिए इक्विटी में, अल्टीमेटली पैसा वो भी स्टॉक मार्केट में ही डालेंगे, बिल्कुल, राइट। और यहाँ आप जब खुद डालेंगे तो शायद आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा, आपको रिटर्न्स ज़्यादा मिलेंगे, डिविडेंड्स ज़्यादा मिलेंगे, तो आप कहीं ना कहीं उससे एक एज पे रहेंगे। जी, आप खुद ड्राइव कर रहे हो तो आप बहुत फोकस उसमें रखते हैं, बिल्कुल। तो अच्छे स्टॉक ढूंढना ये एक आर्ट है, उसके लिए आप चाहे तो वैसे ही हमें कॉल कर सकते हैं, वो तो हम आपको फ्री कंसल्टेशन देते हैं। ओके, वेरी गुड। सो तेज जी, एक चीज़ और जानना था, जब आप ये कह रहे कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है आपका इन्वेस्टमेंट, ये लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में कमाना भी सिखा रहा है
और स्टॉक मार्केट के बारे में भी सिखा रहा है, राइट? सो बट एक है ना कि हम जब स्टॉक मार्केट, इक्विटी, पोर्टफोलियो, रिस्क, जब ये बात करते हैं तो आज भी इंडिया में जो पेरेंट्स का माइंडसेट है ना, वो थोड़ा सिक्योर है, थोड़ा नेगेटिव है, नेगेटिव भी कह Exactly. सकते हैं कि उनको ये लग रहा है कि क्या हम अपने बेटे को इस फील्ड में इस फील्ड में क्यों लेके जाए। Exactly. क्योंकि हमारे यहाँ तो वो पैटर्न जब पैदा होता है तब भी माँ बाप एज्यूम कर ले भाई इसको डॉक्टर, इंजीनियर या तो कहीं बड़ा ट्रेडर बनाना, ये तो कभी किसी ने सोचा ही ये नए प्रोफेशन है। तो आप उनको क्या कहेंगे कि जो ये माइंडसेट है पेरेंट्स का, कि क्या ये भी एक नया प्रोफेशन है, राइट? और इसमें भी अपॉर्चुनिटीज है क्या? मैं उन्हें ये कहूंगा कि ये नया नहीं, बहुत पुराना प्रोफेशन है जी। आप यूएस में जाके देखिए, वहाँ की पॉपुलेशन का 62% वर्ग ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है, राइट? Okay. तो ये इतना बड़ा प्रोफेशन है जिसे इंडिया में हम लोग सट्टा और जुआ कह के हटा देते हैं। बिल्कुल। ये हमारा लैक ऑफ नॉलेज है, ये हमारी लैक ऑफ अवेयरनेस है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज आपके पॉडकास्ट पे बैठ के ये सब बातें करते हुए कि कहीं ना कहीं हम लोगों की इस लैक ऑफ अवेयरनेस को हटाने का काम कर रहे हैं। जी। अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा। अब वो डॉक्टर, इंजीनियर या इस तरीके के प्रोफेशन से ऊपर सोचिए। अभी कहते हैं ना, हर आज इंडिया में आवाज दो तो हर 5 में से 2 इंजीनियर निकलते हैं। हाँ जी। तो वो क्या मतलब, आज वो इंजीनियर को क्या मिल रहा है, वो कितना सफर कर रहा है। हर इंजीनियर आईआईटी का इंजीनियर नहीं है, बिल्कुल। उससे जाके पूछो जो नहीं है, वो बेचारा आज 20,000 की जॉब के लिए भी स्ट्रगल कर रहा है। हम लोगों ने उसके ऊपर पहले इतना पढ़ाई का प्रेशर डाला, उसको इतना ज्यादा टॉर्चर किया, और वो बन के भी फाइनली क्या बना, एक ऐसा इंजीनियर जिसको 20-25 हजार की जॉब भी पूरी नहीं मिल रही। ये सुन, मैं हर इंजीनियर की बात नहीं कर रहा, ये लोग ऑफेंसिव भी हो जाएंगे, हमें तो बहुत पैकेज मिलता है, आईआईटी के बन के देखो हम ऐसे इंजीनियर, आईआईटी वाले नहीं है फिर भी मिलता है। तो डेफिनेटली वो हम एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहे, जो यूजुअली बड़े पैमाने पे देखा मैं तो जो बड़े पैमाने की बात कर रहा हूँ, एक लार्ज नंबर ऑफ जो इंजीनियर्स हैं वो सफर कर रहे हैं, या तो अनएम्प्लॉयड है या तो अंडर एम्प्लॉयड। एग्जैक्टली। हम जिसको एमबीए को बोलते थे कि मास्टर्स की डिग्री, आज वो एमबीए के भी वो वैल्यू नहीं जो होनी चाहिए। यस और नो? वी आर स्टडीइंग फॉर मोर देन 20 years एंड नॉट गेटिंग द रियल आउटकम। सो वी शुड एक्सप्लोर द न्यू अपॉर्चुनिटीज। ये जो मार्केट है ये हमारे लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, पर सीख के करना है। बिना सीखे ये जो हम सोचते हैं यूट्यूब से बन के हम ट्रेडर बन जाएंगे, ये कहीं ना कहीं गलत फहमी है। सो हितेश जी, जो आपने माइंडसेट की बात की कि पेरेंट्स का एक माइंडसेट होना चाहिए और उनको स्टॉक मार्केट को भी एज अ करियर अपॉर्चुनिटी उसको लर्न करके वहाँ से आप कैसे ग्रो कर सकते हो सीखना चाहिए। बट आई थिंक पेरेंट्स के कुछ और भी फियर होते हैं कि आजकल हम देखते हैं कि इंडिया में जो बेटिंग एप्स वगैरह है जिसको बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी प्रमोट कर रहे हैं, राइट? उसका भी बहुत सारा एक तरीके का हाइप है और बहुत सारे यूथ इसमें इंडल्ज हो रहा है। तो उनको पेरेंट्स को कैसे समझाए कि स्टॉक मार्केट एक बहुत रेगुलेटेड, बहुत फॉर्मल एक इंस्टीट्यूशन है इन कंपेयर टू ऑल दिस एप्स, क्योंकि वो डर जाते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि उनको फिर वो दोनों चीज़ों को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, उनको ये भी सट्टा लग जाता है जैसे आपने पहले बताया था। तो व्हाट्स योर टेक ऑन इट? देखिए, ये जो आपने पूछा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जी। ये मैं आपको कहूँगा कि इससे ही हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट्स को और कैसीनो को। अच्छा, राइट। ये जो बैटिंग एप्स है, इनका नाम ही बैटिंग ऐप है, राइट? ये आप बैट कर रहे हो, ऐसा होगा या नहीं होगा, ये कोई चीज नहीं है। बट जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, रिलायंस कंपनी का शेयर खरीदते हो, जब आप उस कंपनी में हिस्सेदारी खरीदते हो, तो वो जुआ नहीं है जी। तो लोगों को ये समझना पड़ेगा कि जुआ क्या है और क्या इन्वेस्टमेंट है जी। बहुत बेसिक है। आप गोवा में जाके कैसीनो खेलोगे कि मुझे एक ही नंबर आना चाहिए, उस पे 1 के 100 हो जाएंगे, तो वहां तो पैसा जीरो भी होगा, राइट? और तो यही चीजें इन एप्स पे होती है और यही चीजें अगर बिना लर्निंग के नॉलेज वाली ट्रेडिंग पे होती है। मैंने अभी 2 दिन पहले ही कोई होर्डिंग देखी, स्पोर्ट्स ट्रेडिंग ऐप। अब ये स्पोर्ट्स ट्रेडिंग क्या होता है तो मुझे भी पता नहीं। तो लोग नया नया पैसा कमाने के लिए यूथ को अट्रैक्ट करते हैं और इस तरीके की चीजें जहां उनको मजा आता है। देखो, स्टॉक मार्केट मजे वाली चीज नहीं है। बिल्कुल। आप इसको मजा बनाओगे, ऑप्शंस में ट्रेड करोगे, जबकि आपको ऑप्शन का नॉलेज ही नहीं है, बिल्कुल, तो वो तो कैसीनो है। बट अगर आप सीख के करोगे तो वो एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग कहलाएगी, राइट? ये फॉरेक्स में भी लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं, पर मैं फॉरेक्स में उन्हें ये कहना
कहना चाहूंगा कि फॉरेक्स अभी इंडिया में लीगल नहीं है। जी, आप अपना पैसा सबसे जिस important चीज बात में है। डाल रहे हो तो सोच के डालो कि वो एक्सचेंज कितना ऑथेंटिकेटेड है। बहुत सारे एक्सचेंजेस जो फॉरेक्स में इंडिया में आए, मैं नाम नहीं ले सकता यहाँ पर, लेकिन उन्होंने लोगों का पैसा गायब कर दिया। राइट, वो कह देते अभी हमारा एक्सचेंज हैक हो गया। ये जो क्रिप्टो की प्रॉब्लम है, वही प्रॉब्लम्स आपको फॉरेक्स मार्केट में भी दिखे। जी। तो ये चीजें जब इंडिया में लीगल नहीं है तो इन्हें अवॉइड कीजिए ना। इंडियन स्टॉक मार्केट ही इतना बड़ा समंदर है, वहीं से पैसा कमाओ। आपके साथ सब लोग खड़े हैं और आप कोई चीज खरीद रहे हो। जी। आज की तारीख में इंडियन स्टॉक मार्केट की अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूं तो वो 400 लाख करोड़ से है। जी। तो 400 के बाद कितने जीरो लगेंगे वो आज कैलकुलेट करके आप सब ऑडियंस को कहो कि कमेंट बॉक्स में लिखे। वो इतना बड़ा पैसा वहां पर है, फिर हमें कहाँ दूसरी चीज पे जाने की जरूरत है? क्यों लॉटरी खरीदनी है आपको? जी। क्यों बैटिंग करनी है? जहाँ नाम ही बैटिंग ऐप है तो मत करिए ना। बैटिंग करोगे तो पैसा डूबेगा, डूबने के चांसेस। उसमें घर भी बिकता है, उसमें पता नहीं क्या क्या हो जाता है। तो ऐसी चीजों को अगर इंडिया में प्रमोट भी किया जा रहा है बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के थ्रू, तो ये तो बहुत गलत बात है। और जैसे आपने शुरुआत में बताया कि इन्वेस्टमेंट या स्टॉक मार्केट ये स्ट्रेटेजी और डिसिप्लिन का गेम है, ये कोई सट्टा लगाने वाली चीज़ है ही नहीं। पर अब जब हम डिसिप्लिन की बात करें या स्ट्रेटेजी की बात करें तो आज के यूथ में हम 2-3 चीज़ें देख रहे हैं। एक तो सोशल मीडिया में बिल्कुल खोया रहता है, उसका मैक्सिमम टाइम वो स्क्रोलिंग के अंदर चला जा रहा है। अब जब वो स्क्रॉल कर रहे थे उसी में ही कोई रैंडम सो कॉल्ड बिजनेस गुरु कोच आ जाता है और उसको सीधा बोल देता है क्या आप 7 डिजिट इनकम कमाना चाहते हैं, है ना, तो हमारे साथ जुड़ जाइए। तो ये जो क्विक मनी स्कीम होता है ना, अब यूथ को क्या है कि बड़े बड़े सपने, लग्जरी चाहिए, महंगी कार, ये सब बहुत क्विकली कमा लेना है। राइट। तो क्या वो माइंडसेट से अगर कोई स्टॉक मार्केट में एंटर करेगा तो वहां भी वो फंस सकता है? 100%। और ये जो क्विक मनी स्कीम वाले लोग जो है उनसे कैसे बचे, उस पे भी कुछ बताएं। 100% फंस सकता है। देखिए सीधी सी बात है कि नथिंग कम्स फॉर फ्री। बिल्कुल। अगर ऐसे ही मैं रील पे कहूँ ये स्ट्रेटेजी पे काम करो और पैसा बन जाएगा, मतलब तो कैसे चलेगा? जी। ना आपको स्ट्रेटेजी के बारे में पता है, ना सिस्टम पता है। यूट्यूब पे तो हर कोच अच्छे से ही सिखाता है, यस और नो? तो यूट्यूब पे क्या आप स्विमिंग सीख सकते हो? नॉट पॉसिबल। वो तो सही कहे ना, कोच तो वही कहेगा 2 हाथ हिलाने, 2 पांव हिलाने, तो कर लो फिर आप बड़े से कांकरिया में जाके तब पता चलेगा कि पानी कितना गहरा है। सुनने से अगर आप ट्रेडर बन जाते तो आज हिंदुस्तान में लोग गरीब नहीं होते, या दुनिया में कहीं भी गरीब नहीं होते। तो आपका फोन तो आपकी सब बातें सुनता है। आज हम ये बात भी करेंगे, अगर व्यूअर्स इसे ध्यान से देखेंगे तो अब उनके पास इंस्टाग्राम पे रील भी ऐसे ही कमाने वाली आएंगी और चीजें ऐसी ही आएगी। बट ऐसों से आपको बचना है, आपको अपना गुरु चुनना है। वो कहते हैं ना, गुरु बिना ज्ञान नहीं। तो गुरु दक्षिणा भी किसी एक से ली जाती है। हम लोग जब साधना वाले गुरु को भी ढूंढते हैं तो पहले 10 से मिलते हैं और फिर किसी एक को चूज करते हैं। सही गुरु चुना जाए। तो और पहले ये गुरु को नहीं चुनना है जो सीधा 7 डिजिट पे ले जा रहा है। एग्जैक्टली। थोड़ा ग्रेजुअली ग्रोथ की बात करें। एग्जैक्टली यही होता है कि आपको आपके गुरु को चूज करने का भी तरीका पता होना चाहिए कि सामने वाला कितना क्वालिफाइड है, वो क्या जानता है, उसने इस मार्केट को कितना टाइम दिया है। राइट। ये जो 23 साल के बच्चे आके यहाँ पर यूट्यूब पे वीडियो बनाते और कहते हैं मैंने 10 करोड़ कमाए, आप समझो ये सबसे बड़ा फ्रॉड है। इन्हीं को सेबी रोक रही है। और आप 10 करोड़ कमा रहे हैं तो फिर आपको रील क्यों बना रहे हैं? रील क्यों? जाके एंजॉय करिए 10 करोड़। एग्जैक्टली। तो वो लोगों को क्या हो गया कि ये बड़ी बड़ी कार दिखाना, वो एंजॉयमेंट के ही वीडियो बनाते हैं। आप जो कह रहे हो वो वीडियो ही ऐसा बनाते हैं, वो गाड़ी भाड़े की होगी, वो चीज सब कुछ होगी, बट लोगों को क्या लगेगा ये खरीद के लाया है। और इस तरीके से वो लोगों से पैसे ले लेते हैं, फ्रॉड करते हैं। कुछ लोग स्पेशली दुबई जाके बुर्ज खलीफा को बैकग्राउंड में रख के वीडियो बनाते हैं। एग्जैक्टली ऐसा कर रहे हैं और कहते तो उन्हें दुबई जाकर क्यों पढ़ाना है? हाँ जी। जब आपको मार्केट इंडिया का गैदर करना है, इंडियंस को पढ़ाना है, तो आप दुबई जाकर क्यों पढ़ा रहे हो? उन्हें मालूम है ना कि हम फ्रॉड कर रहे हैं, इंडिया में रहेंगे तो लोग आके मुझे मारेंगे। तो वो लोग इस तरीके से दूसरी कंट्री में जाते हैं जहाँ पे ये सब कुछ करना आसान है। बड़ा बड़ा वीडियो दिखाओ, बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखाओ, अच्छे कपड़े दिखाओ, यूथ अट्रैक्ट हो जाता है। फिर कहते हैं लाओ पैसा, मैं तुम्हें रोज 10% कमा के दूंगा। कोई भी आपसे ये कहता है कि मैं 10% एक दिन का या महीने के कमा के दूंगा,
मतलब समझ लीजिए आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। बिल्कुल इस दुनिया में कोई किसी को कमा के देने वाला नहीं है। आज मुझे कमाना आता तो मैं आपसे क्यों पैसा लूंगा? मुझे क्या बैंक लोन नहीं दे रहा? बिल्कुल। एक और इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है हितेश जी कि आजकल ये ऑनलाइन कोर्सेज का भी बहुत ज़्यादा कल्चर है। कोई भी आके किसी भी चीज़ पे छोटा मोटा कोर्स प्रमोट कर रहा है। अब हमें ये नहीं पता कि वो कोर्स का कितना एक्चुअली उसमें क्वालिटी है, डेप्थ क्या है, राइट। हम भी जैसे आपका इन्वेस्टमेंट की आपने बात की, हम भी एक लोगों को 2 महीने के कोर्स पे सिखाते हैं चीज़ों को। तो क्या डिफरेंस है इन सो कॉल्ड ऑनलाइन कोर्सेज में और जो कोर्स रन कर रहे हैं उसमें? हाँ देखिए, हर कोर्स को मैं गलत नहीं कह सकता जी। काफ़ी सारे ऑनलाइन कोर्सेज भी अच्छे होते हैं जी। आपको बस यही देखना है कि आप जिनसे सीख रहे हो वहाँ मेंटर कौन है। कोर्स कहीं से भी करिए, हमसे करिए, कहीं और से करिए, एक्सपीरियंस मैटर्स। उस बंदे ने मार्केट में कितना टाइम दिया, ये उसकी सबसे बड़ी डिग्री है। जी। मेरी CFA या सेबी रजिस्टर्ड RA की डिग्री बड़ी नहीं है। मैंने इस मार्केट को 20 साल दिए, ये बड़ा है। मैंने इसके अंदर जो 20 साल में अप्स एंड डाउन्स देखे, मैंने 2008 की मंदी भी देखी, फिर 2012 की तेजी भी देखी, फिर 14 की मंदी भी देखी, फिर वापस तेजी भी देखी, 2020 में कोविड भी देखा, फिर रशिया यूक्रेन भी देखा। तो हमने इस मार्केट के थिक्स एंड थिन्स को देखा है और फिर भी आज यही कर रहे हैं। इस मार्केट का सबसे बड़ी परीक्षा है, इसमें टिकने वाला टिकता है। जी। आप इसमें टिकोगे तो 100% दिखोगे, बस सिर्फ दिखोगे तो 100% नहीं टिकोगे। तो यहाँ पर जो दिखते हैं वो टिकते नहीं और जो टिकते हैं वो दिखते हैं। तो आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना पड़ेगा। आपका भी यही आइडियोलॉजी होनी चाहिए कि अगर मैं स्टॉक मार्केट को करियर बनाना चाहता हूँ तो नेक्स्ट 10 ईयर्स तो मैं इससे नहीं जाऊँगा। परीक्षाएं तो बहुत होगी, लॉसेस तो आपको भी फेस करने पड़ेंगे। हमने भी फेस किए थे, हमने भी हमारी अर्ली स्टेज में 5-6 साल में। देखिए आज तो हमारे स्टूडेंट्स बहुत लकी हैं कि वो हमें सुन के ही उन चीज़ों से बचते हैं। बट हमने तो किया, हमें तो कोई सिखाने वाला नहीं था। जो आपके फेलियर्स थे आज उनके लिए बेस्ट लर्निंग है जिससे वो बच पाए। हम सबको ये कहते हैं कि मुझसे इसलिए सीखो कि क्या नहीं करना है। क्या करना है वो तो मैं सिखा ही दूंगा, जो नहीं करना है वो सबसे बड़ा लेसन है। तो हमने जो चीजें गिर के सीखी, आपको सिर्फ सुन के सीखना है। ये हमारा 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। आज मुझे कोई मिलता है जिससे 40 साल का एक्सपीरियंस होता है तो आज मैं भी उससे सीखने चला जाता हूँ, बिकॉज उसने मुझसे भी 20 साल ज्यादा इस मार्केट को दी है। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड लर्निंग। इस तरीके से अपने मेंटर को चूज कीजिए। कोई कोर्स गलत, कोई कोर्स सही नहीं होता, सब सही होता है। देखिए हितेश जी, आपकी 1-2 बड़ी अच्छी बातें आज के पॉडकास्ट से निकल के, एक जो आप हमेशा कहते हैं कि भाई लर्निंग इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। आज 20 साल से आप इस फील्ड में हो, फिर भी आप हर रोज सीख रहे हो। दूसरी सबसे अच्छी बात है कि आप यहाँ, हम पॉडकास्ट में इतनी देर से बात करें, आपने ये नहीं कहा कि भाई आओ और यहाँ आपको मैं 2-4 महीने में करोड़पति बना दूंगा। एग्जैक्टली। सो आप कोई ऐसे भी अनरियलिस्टिक सपने दिखाते नहीं है। आप कह रहे ये एक डिसिप्लिन्ड, एक स्ट्रेटेजिकल लर्निंग है और वहां से फिर आप ग्रोथ कर सकते हो। तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि देखिए हर एक फील्ड में, हर एक प्लेटफॉर्म पे अच्छे, बुरे, मीडियोकर, हर तरीके के लोग होते हैं। तो वो व्यूअर की या वो पर्सन की अपनी समझ है कि वो उसको एनालाइज करे, समझे, उनके क्रेडेंशियल्स को देखे और उनके एक्सपीरियंस को समझ के फिर उनका चुनाव करे कि मुझे कोई कोर्स करना है, कुछ इन्वेस्ट करना है, फिर उनके थ्रू वो जा सकता है। सो बहुत सारी बात हुई हमारी हितेश जी स्टॉक मार्केट पे, और आपका 20 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। आपका नेटिव राजस्थान से है, राइट? और आप प्रैक्टिस, आपका जो बिजनेस है गुजरात में काफ़ी सालों से कर रहे हैं। सो मैं ये जानने में थोड़ा इंटरेस्टेड हूँ कि अगर हम माइंडसेट की बात करें एज एन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, कल्चरली तो गुजरात और राजस्थान काफ़ी डिफरेंट है, कुछ सिमिलैरिटीज भी है, पर एज एन इन्वेस्टर राजस्थान का, एक राजस्थानी पर्सन और एक गुजराती कैसे डिफरेंट है? हाँ देखिए, राजस्थान से तो गुजरात बहुत अलग है जी, बिकॉज यहाँ पर स्पेशली बात करें स्टॉक मार्केट की जी, हमारे पास माउंट आबू नहीं है, उसका बहुत लोगों को दुख है। आपके पास उदयपुर नहीं है, आपके पास जयपुर नहीं। तो गुजरात में तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो राजस्थान में है वो यहाँ नहीं है। नेचुरल ब्यूटी की बात करें तो राजस्थान बहुत आगे है। बट स्टॉक मार्केट की बात करें तो वो, जब मैं 2005 में अहमदाबाद आया था 20 साल पहले, तो बहुत पीछे था स्टॉक मार्केट। मतलब मैंने भी अहमदाबाद में आके देखा कि ऐसा कुछ होता है, राइट? तो उन चीज़ों में राजस्थान को टाइम लगा, बट नो डाउट आज की वहाँ की यूथ
बहुत फास्ट हो चुकी है। अभी हमने रिसेंट अहमदाबाद के बाद उदयपुर में भी अपना इंस्टीट्यूट ओपन किया और वहाँ पर भी हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है दैट पीपल आर विलिंग टू लर्न। ये जो यूथ ने सीखने की चाह रखी है ना, बस जो सीखेगा वो कभी नहीं हारेगा। मैं एक चीज़ हमेशा सीख लिया है और सिखाते हुए एक खास चीज़ सीखी है, दैट सीखना ज़रूरी है जी। तो वो जो कल्चर वहाँ पर भी डेवलप हो रहा है, मतलब इनफैक्ट ये कल्चर मैं कहूँगा बिहार में, यूपी में, हर जगह ये जो सोशल मीडिया ने लोगों को हैरेस भी बहुत किया, लेकिन सोशल मीडिया की वजह से लोग अवेयर भी बहुत हुए। हर चीज़ के फ़ायदे और हर चीज़ के नुकसान है। आज इस इंस्टाग्राम की वजह से काफ़ी लोगों को एक नई चीज़ पता चलती है, यूट्यूब की वजह से नो डाउट बहुत लर्निंग मिलती है। तो ये दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं लोगों को बहुत आगे ला रही हैं जी। और राजस्थान के माइंडसेट में अभी भी वो डिफरेंस इसलिए है क्योंकि गुजरात में जनरली कह सकते हैं कि गुजरातीज आर गुड एट माइंड। वो मेहनत को कम प्रेफर करते हैं, वो माइंड से कमाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। आज जो बड़ी बड़ी लिस्टेड कंपनीज हैं वो गुजरात की हैं, राइट। सबसे बड़ा तो अभी नाम अहमदाबाद अदानी ही है जी, राइट। जायडस है, बहुत सारी ऐसी लिस्टेड कंपनीज जो कि गुजरात से डेवलप हुई, बहुत सारी अच्छी कंपनीज यहाँ से डेवलप हुई हैं। राजस्थान में बिकॉज ऑफ लैक ऑफ, इसको ये भी कह सकते हैं कि वहाँ पर ऑफशोर्स नहीं है, वहाँ पोर्ट नहीं थे, तो वो जो एक इंटरनेशनल कनेक्ट था, कोस्टल रीजन वाला, वो कोस्टल रीजन वाला इंटरनेशनल कनेक्ट की वहां पे कमी रही। तो लोगों ने, और वो एक डेजर्ट भी रहा था, तो लोगों ने मेहनत करके काम करना ज्यादा, वो इम्प्रूवमेंट अब दिख रहा है। आई थिंक आपके वहां जो कोर्स आपने बताया, जैसे रिसेंटली आपका ब्रांच ओपन हुआ है, तो वहां जो कोर्स सीखने आ रहे यूथ है या अलग अलग एज ग्रुप के, जो हमने शुरुआत में बात की, उन लोगों का क्या रिस्पॉन्स है? दे आर मोर एक्साइटेड इन रिगार्ड टू इक्विटी, स्टॉक मार्केट? Exactly, they are more excited and I am so proud कि they are more willing to learn जी। उन्हें सिर्फ ट्रेडिंग करके पैसा नहीं कमाना, उनको सीखना है। आज जो, क्योंकि वो जो वहाँ पे जो हार्ड वर्क या कह सकते हैं कि पैसा कमाने के एक जो लालच नहीं है वहाँ पे, बिल्कुल वहाँ पे लालच वर्ड कम है, वहाँ पर मोर हार्ड वर्किंग, फिजिकल हार्ड वर्क। तो उन्होंने इस चीज को भी वैसे ही कहा है कि मुझे इसमें भी करना है तो उस तरीके से ही करना है, बिजनेस करना है तो बिजनेस तरीके से ही। 9 बजे दुकान नहीं खुलती, वहाँ 8:30 खोल देते हैं। आज वहाँ पर वो जो कॉन्सेप्ट है, वो जो कल्चर है, वो शुरुआत से इस तरीके से, मुझे लग रहा है गुजराती में वो डिले हो रहा है, 9, 8:30 से आज 10:30, 11 बजे दुकानें। ऐसा तो नहीं कह सकते, बिकॉज गुजराती इसको बिजनेस करना तो नहीं सिखाना चाहिए, नहीं सिखाना चाहिए। वो मैंने बोला ना, वो लेट भी खोलेगा लेकिन वो कहीं ना कहीं करके अपने बिजनेस को इंश्योर कर लेगा। फ्लो ऑफ मनी भी यहाँ ज्यादा है। देखो दोनों ही बातें हैं कि आज राजस्थान कोई कमी में पीछे नहीं है, बट फ्लो ऑफ मनी तो वहाँ पीछे है। यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस बहुत होते हैं। आज राजस्थान में वो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कुछ ही इंडस्ट्रीज पे लिमिटेड है। सबसे बड़ा ट्रैवल है, टूरिज्म है, दूसरा है मार्बल्स है। तो ये चीजें कुछ है जो कि एक्सपोर्ट होती हैं, हैंडीक्राफ्ट्स एक्सपोर्ट होते हैं, बट यहाँ पर तो मशीनरी के पार्ट्स एक्सपोर्ट होते हैं, चीजें एक्सपोर्ट होती है। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर है और वहाँ नहीं है। तो हम स्टेट को कंपेयर नहीं कर सकते, बट हर जगह स्टॉक मार्केट की अभी अवेयरनेस बढ़ रही है। गुजरात में भी लोग लर्न करना पसंद करते हैं और राजस्थान में भी करते हैं। ये कुछ 20 साल पहले से या 30 साल यहाँ डायनेस्टी आगे चल रही है और वहाँ एक न्यू एंटरप्रेन्योर खड़े हो, डेवलप हो रहे हैं, राइट। सो एक चीज आपकी बात में बार बार क्लियर समझ में आ रही है कि एक लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। एक कहावत भी है कि भाई अनपढ़ वो नहीं है जो सीख नहीं पाया, अनपढ़ वो है जो सीखना नहीं चाहता। वेरी नाइस, राइट। तो वो जो लर्निंग एटीट्यूड है, और वो फिर वो राजस्थान हो, वो झारखंड हो, बिहार हो, गुजरात हो, भारत के किसी भी कोने में अगर वो लर्निंग एटीट्यूड है, तो आई थिंक वो किसी भी फील्ड में एक्सेल कर सकते हैं। एग्जैक्टली, राइट। और एक मैं पर्सनल लेवल पे आपसे जानना चाहूँगा, सिंस यू आर अ मैरिड पर्सन, मुझे बताइए कि अब आपका इन्वेस्टमेंट, आपकी जो अपनी ब्रांड है उसमें भी ऑक्यूपाइड होते होंगे, आपके स्टूडेंट्स हैं, आपके कुछ क्लाइंट्स होंगे, इन सब के बीच में जो हम बोलते हैं ना वर्क लाइफ बैलेंस, क्योंकि हम ये भी सुनते हैं कि मैरिज लाइफ में वाइफ की एक कंप्लेन रहती है कि आप टाइम नहीं दे पा रहे, है ना, बच्चों को भी कभी ऐसा लग जाता हो, तो आप ये वर्क लाइफ बैलेंस कैसे कर पा रहे हैं?
देखिए वो तो थोड़ा बहुत गैप तो रहेगा ही, जी। बिकॉज अगर आप काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो फैमिली थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस है, कॉम्प्रोमाइज होगा। बट यस आई ट्राई टू मैनेज कि कम टाइम पे मिलता है लेकिन हम फैमिली पर्सन है। वो कहते हैं ना, आई एम अ फैमिली ओरिएंटेड मैन। मैं जब घर जाता हूँ तो बस हमारी फैमिली के साथ ही बैठना है। हम दिन में भी लंच साथ में करते हैं, वो लोग बच्चे स्कूल से आते हैं और मैं उसी टाइम घर जाता हूँ, हम चारों लोग साथ में बैठ के लंच करते हैं। शाम का भी हमारा यही शेड्यूल है, मैं चाहे कितना भी लेट हूँ, चाहे 8 बजे 9 बजे 9:30 बजे हम डिनर साथ करेंगे। और सबसे बड़ी बात, हम मूवी साथ देखते हैं, हम सीरीज साथ देखते हैं। हम लोगों का एक फिक्स है कि रात को 1-1.5 घंटा सब चारों बैठ के जो सबको पसंद है वही मूवी वही सीरीज सब साथ देखेंगे। सो हितेश जी, हम जब स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं या लर्निंग की बात करते हैं, ऑलमोस्ट हमारे कंट्री की हाफ पॉपुलेशन है वो है हमारे वुमेन। तो अब उनकी जब हम बात करते तो उनका स्टॉक मार्केट और उसके रिगार्डिंग लर्निंग को लेके क्या एटीट्यूड है? क्या वो लोगों का पार्टिसिपेशन ऐसी लर्निंग में, इन्वेस्टमेंट में बढ़ रहा है? और क्या ये प्लेटफॉर्म के थ्रू जो हम एक आत्मनिर्भरता की बात करते हैं ना, सेल्फ रिलायंट, क्या वो पॉसिबल है? 100% पॉसिबल है जी। तो वुमेन्स आर डूइंग ग्रेट। मैं जब पढ़ाने की बात करता हूँ, मैंने ऐसे काफ़ी सारे बैचेस बनाए जो स्पेशली लेडी स्पेशल थे। ग्रेट। सो हाउसवाइफ्स की डिमांड रहती है कि सर हमें सीखना है, लेकिन हमारे बच्चे जब स्कूल जाएं, अब हम उनसे जब फ्री हो जाएं, लंच बॉक्स बना लें, सब कुछ करें, तो 11 से 12 वाला टाइम रखिए, उस टाइम पे हमारे लिए कंफर्टेबल होगा। तो जब हमने एक बैच बनाया था उसमें 25 लेडीज एक साथ उस टाइम पे आई। मतलब ये बताते हुए भी प्राउड होता है दैट ये कितना इंटरेस्टिंग फील्ड है जो कि सबको अट्रैक्ट करता है। और मैं मेरी एक स्टूडेंट की बात करूँगा, एक लाइव बात, मतलब शी इज़ डूइंग वेरी गुड इन कमोडिटीज़। वो पूरे दिन जैसे बिजी रहती है उनके काम से, बट वो शाम को बैठ के कमोडिटीज़ में ट्रेड करती है और 2-4 हज़ार रुपये रोज कमा लेती है। अब आप समझो इससे बेटर और क्या होगा। शी डोंट हैव टू गो एनीवेयर, उसे कहीं जाना नहीं, कोई जॉब नहीं करनी, फिर भी घर बैठ के लेडी इज मेकिंग 50-60,000 और 1 लाख रुपीज अ मंथ। इससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता। शी इज मैनेजिंग हर फैमिली, शी इज मैनेजिंग द होम, वो घर का सब काम कर रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं, और रात को सिर्फ 2 घंटे बैठ के कमोडिटीज से 4-5 हज़ार का प्रॉफिट बना लेती है। और अभी ये तो एक डेटा भी आया है, अभी रिसेंटली मैंने ये डेटा देखा कि फीमेल traders are doing more better than male traders, right? Really? Because उनमें वो डिसिप्लिन की जो आदत है वो मेल से ज्यादा है। देखिए मेल के पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो उनकी लाइफ से ऑक्यूपाइड है, उसे जॉब भी करना है, घर भी संभालना है, ये चीजें भी करनी है। ऐसा नहीं कि फीमेल नहीं करती, बट फीमेल उन बर्डन्स को फेस नहीं करती, जीएसटी के बर्डन को, इनकम टैक्स के बर्डन को, बैंक के बर्डन को। तो कहीं ना कहीं उनमें वो ट्रेडिंग के प्रति जो डिसिप्लिन है, और सबसे बड़ी बात, दे केयर द मनी, वो पैसे की वैल्यू को समझते हैं। इंडिया की ताकत क्या है, वुमेन एंटरप्रेन्योर। आप समझो उन्होंने जो एक सेविंग माइंड है, जो उनका एक प्लानिंग होता है घर चलाने का, वो सब बड़ा। ये जो गोल्ड है, अनऑर्गेनाइज्ड वे में अगर बात करें तो गोल्ड का सबसे बड़ा कह सकते हैं कि कैपेसिटी इंडिया के पास होगी, बिकॉज हमारे पास जो अलमारियों में गोल्ड पड़ा, अगर वो सारा गिने तो यूएस के ऑर्गेनाइज गोल्ड से बहुत ज्यादा हो जाएगा, राइट और तो ये किसने किया? लेडीज ने किया। आज हमारी मम्मी ने भी गोल्ड सेविंग करना सिखाया, आज हमारी वाइफ के दिमाग में, तो उनकी गोल्ड की ज्वेलरी भी हो जाती है और सेविंग भी हो जाती है, और इसी बहाने आपका एक असेट खड़ा होता है। सो ये जो सारी चीजें हैं वो उन्हें डेफिनेटली एक अच्छी एंटरप्रेन्योर बनाती है। ट्रेडिंग में, स्टॉक मार्केट में तो दे आर डूइंग रियली गुड। दिस इज हितेश रियली ग्रेट टू नो कि अब स्टॉक मार्केट, इक्विटी, ये सिर्फ मेंस वर्ल्ड नहीं है, यहाँ फीमेल भी आ रही है और बहुत अच्छा कर रही है, जैसे आपने बताया। सो अगेन स्टॉक मार्केट में मैं 1-2 चीज और, हम ये पॉडकास्ट को कंप्लीट करें उससे पहले जानना चाहूंगा। एक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टॉक मार्केट की बात आती है ना, तो हमारे यहाँ कुछ सेल्फ गुरुज है, मतलब वो खुद अपने आप को गुरु मान बैठे हैं, और वो कहीं भी सोशल गैदरिंग में, कोई इवेंट में, कोई फंक्शन में जाओ, वो हमको टिप्स देने लगते हैं, फ्री एडवाइस बिना मांगे देने लगते हैं। भाई सुजलॉन ले लो, भाई टाटा मोटर्स ले लो, ये ले लो, भाई ने खुद कितना लिया नहीं लिया वी डोंट नो, और ये उसकी एडवाइस से हो सकता है कोई इन्फ्लुएंस भी हो रहा है। तो ये पहले तो बताइए कितना गलत है, ये लीगल है या नहीं,
और ऐसे लोगों से कैसे बचे? देखिए कितना गलत है, 100% गलत है। जी लीगल है या नहीं, 100% इलीगल है, क्योंकि सेबी ने यही तो रूल लाया है दैट यू कैन नॉट गिव एन एडवाइस इफ यू आर नॉट एन ऑथोराइज सेबी रजिस्टर्ड, राइट। तो पहले तो या तो आप खुद ऑथोराइज सेबी रजिस्टर्ड बनो, क्योंकि आप समझो जब तक चीजें अच्छी होती है ना सबको अच्छी लगती है। बिल्कुल। आपको किसी ने कहा टाटा मोटर ले लो और आपने लिया और वहां से बढ़ेगा तब तक कोई दिक्कत नहीं है जी। लेकिन अगर वो गलती से घट गया और आपके कैपिटल को लॉस हुआ जी। और आप चाहें तो उस पर लीगल एक्शन ले सकते हैं कि मैं तो नहीं लेना चाहता था पर इन्होंने मुझे शादी में एडवाइस किया था। तो ये जो शादी में आप भी एडवाइस करें तो सोच समझ के करिएगा कि दिस इज नॉट एट ऑल अ गुड थिंग। मुझे कोई वेडिंग में मिलता है, देखिए हम लोग इसी फील्ड में है तो ये चीजें तो हम फेस करते ही है। द पीपल की यार रितेश जी क्या अच्छा लग रहा है, अभी क्या ले लूं, बताओ जल्दी बताओ, तो हम उनको रोकते हैं कि ऐसा नहीं लिया जाता ना, मेरे कहने से लो ना किसी और के कहने से लो। जो मांग रहा है आप समझो वो भी तो गलत ही कर रहा है, उसे ऐसी फ्री की एडवाइस की क्या जरूरत है। बिकॉज मैं तो उन्हें कह दूंगा ये स्टॉक यहाँ से ले लो, लेकिन मैंने लिया होगा तो मैं आके मेरे चार्ट के इंडिकेशंस पे एग्जिट कर लूंगा, वो कैसे एग्जिट करेगा? अब वो तो मुझे अगली शादी में ही मिलेगा, तब तक मार्केट टूट जाएगा तो कौन जवाबदारी लेगा? तो पहले तो आपको खुद को प्रोफेशनल बनना पड़ेगा कि अगर एडवाइस लेनी है तो प्रॉपरली लीजिए, नहीं लेनी तो मत लीजिए। आपका मेहनत का पैसा है, ऐसे किसी के कहने पे मत लगाइए, कोई आपका गलत नहीं करना चाहेगा। आपको किसी ने एडवाइस दी है टाटा मोटर, ऑथेंटिक सोर्स के थ्रू जाइए। एग्जैक्टली, किसी को आपसे दुश्मनी थोड़ी निकालनी, उसको पता है टूटने वाला है तो आपको क्यों दिलाएगा? तो इंसान ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, वो उन्हें लगता है यहाँ से बढ़ेगा, उन्होंने अच्छा ही कहा है, बट अच्छा नहीं हुआ तो उसकी इतनी गलती नहीं जितना आपके साथ हो जाएगा। सो बेटर ये है कि प्रोफेशनल एडवाइस लीजिए जी। और दूसरा इस तरीके से शादियों में सुनने वाले और बताने वाले दोनों को भावनाओं में नहीं बहना, दोनों को नहीं बहना। और शादी में गए तो नाचो गाओ एंजॉय करो, स्टॉक मार्केट की टिप्स मत दिया करो मत लिया करो जी। सो हितेश जी बहुत अच्छा लगा, बड़ी एक्साइटिंग इम्पोर्टेंट इंसाइटफुल बातें हमने करी आज, फाइनेंस को लेके, मार्केट को लेके, इकोनॉमी को लेके, जियोपॉलिटिक्स को लेके। अब इन सब से हटके एक होता है कि आप कुछ सोचते हैं कि भाई लाइफ में बियॉन्ड मनी क्या है, तो आप सोचते हो कि भाई कुछ ऐसी एक्टिविटी है, हॉबी है, कुछ ऐसा फन टाइम, मी टाइम होता है जहाँ पे आप अपने आप के साथ एंजॉय कर सको। आपकी लाइफ में ऐसा कुछ है तो बताइए। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि मैं फैमिली पर्सन वाला इंसान हूँ, मतलब मुझे मेरी फैमिली के साथ बहुत मज़ा आता है। तो मैं जनरली संडेज को लेक्चर नहीं लेता, संडेज का हमारा पूरा फैमिली टाइम होता है, मी टाइम होता है। उन्हीं लोगों के साथ, बच्चों के साथ ही बैठते हैं, फैमिली के साथ ही बैठते हैं, पूरे दिन मूवीज देखते हैं, नहीं होता तो घूमने जाते हैं। जैसा कि मैंने कहा हम ट्रैवल के लिए जाते रहते हैं। इंडिया में तो ठीक है पर हम इंटरनेशनल ट्रैवल भी कोशिश ये करते हैं कि साल में 2 से 3 अच्छे ट्रैवल करें जहां बच्चों का भी माइंड रिफ्रेश हो जाए, मेरा भी हो जाए, और इस तरीके से टाइम को डिवोट करते हैं जी। और आपके बेस्ट हॉबी क्या है, कुछ बता सको? हाँ, वो जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मैं छोटा था, बहुत छोटा था, तब से एक सपना था कि मुझे बहुत बड़ा इंसान बनना है, हितेश सोमानी द नेक्स्ट अंबानी। तो मेरी हॉबी ना सिंगिंग है ना कुछ और है, एक ही हॉबी है, पैसा कैसे कमाना। तो संडे को बैठ के भी ये सोचता हूँ कि मंडे से सैटरडे में ज़्यादा पैसे कैसे कमा पाऊँ। तो मुझे तो संडे को भी मौका मिले तो मैं कमा लूँ, लेकिन अब फैमिली वाले जाने नहीं देते। तो मनी मेकिंग उसे कैसे डेवलप करें, मैं नई नई स्ट्रैटेजी सोचता हूँ, मैं नया नया सिस्टम बनाने की कोशिश करता हूँ। अभी जो एक बहुत अच्छी चीज़ चल रही है वो है एल्गो ट्रेड, कि आप मशीन को ऑटोमेट कर दो, वो आपके लिए ट्रेड करेगी। तो अब मैं संडेज को, सैटरडेज को कोशिश करता हूँ कि उन चीज़ों पे वर्क करूँ और उनको फिर इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करते हैं। That's really something great. So बार बार एक दो चीज़ आप बता रहे हितेश जी, जैसे स्ट्रैटेजी है, डिसिप्लिन है, लर्निंग करना है, बट एक और चीज़ मैं जाते जाते आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो यूथ है ना, जो अगर स्टॉक मार्केट में भी आ रहा है, तो एक टर्म है, हम बोलते हैं F&O, है ना, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। अब ये आप ही बताइए कि कितना ईजी है, कितना अच्छा है, कितना ये डेडली हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक क्विक गेन वाला भी मुझे लग रहा है कुछ है, और इसलिए ज़्यादा अट्रैक्शन भी है लोगों में। तो उसको कैसे वो मैनेज कर सकते हैं, और F&O एक्चुअली है क्या?
देखिए F&O का मतलब होता है डेरिवेटिव सेगमेंट, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन। जी ये कोई चीज नहीं, ये एक डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव का मतलब ऐसी चीज जिसकी वैल्यू किसी और चीज से डिराइव होती है, राइट। तो ये सब तो मैं समझाऊंगा तो बहुत हाई हो बड़ा जाएगा, टेक्निकल हो जाएगा बट एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि ये यूथ जो है वो डेरिवेटिव में भी फ्यूचर नहीं, ऑप्शन से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। बिकॉज ऑप्शन मतलब आप समझो एक ऐसी चीज़ जिसका भाव कितना भी बढ़ सकता है एक दिन में। एक अभी रिसेंट एग्जांपल मैं दूंगा, जब मार्केट करेक्ट हुआ था तो एक पुट जो मैंने 4 रुपए पे लिया था वो अगले दिन 350 हो गया था, राइट। यानी मेरे 10,000 के अगले दिन 2.5 लाख हो गए थे। तो ये हो सकता है ऑप्शंस मार्केट में, और यही कारण है कि वो यूथ जिसको क्विक मनी चाहिए उन्हें ये बहुत अट्रैक्ट करता है। बट मैं आपके इस चैनल के माध्यम से सबको कहूँगा कि ऐसी चीज़ों से बचना पड़ेगा। आप क्विक मनी के भरोसे मत रहो। पैसा कमाना एक आर्ट है, एक साइंस है जिसको आपको सीखे बिना नहीं होगा। अगर मैं जो 2 महीने का कोर्स करवाता हूँ तो ऑप्शन उसमें सबसे लास्ट आता है। मैं सबको कहता हूँ कि तुम पहले स्कूल क्लियर करोगे, फिर बोर्ड का एग्जाम होगा, फिर कॉलेज होगा, फिर MBA, और फिर ऑप्शन को मैं डॉक्टरी की डिग्री कहता हूँ कि मैं तुम्हें डॉक्टर बना के छोड़ूंगा, PhD बना दूंगा। बट उसके लिए उस डिसिप्लिन को मेंटेन करना पड़ेगा। सीधा डॉक्टरी नहीं करनी है। एग्जैक्टली। लोग क्या करते हैं, सीधा ये इंस्टाग्राम की रील्स पे देख के फटाफट निफ्टी, बैंक निफ्टी, CP, ये C का मतलब होता है कॉल, P का मतलब होता है पुट, बस वो रोज उसमें आते हैं, रोज 10,000 कमाने आते हैं और ऐसे ही 25-30 हज़ार गवाते गवाते जिद्दी हो जाते हैं। मैं ये ऑप्शन की ही बात अगर आपसे करूं तो एक बेस्ट एग्जांपल दूंगा कि अभी पिछले महीने भर पहले ही मेरे पास एक इंक्वायरी आई थी। वो बंदा मतलब ही वाज ओल्ड, मतलब 50 का होगा ही जी, बट 50 की एज में मतलब थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब भी हो गया। वो इतना ट्रेडिंग किया उसने। मैं उसके साथ जब इंक्वायरी में बैठा, वो मुझसे आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था, वो उसके मोबाइल में बार बार देख रहा था। मैंने कहा अब क्या हुआ, अपन कब तक ऐसे देखेंगे, तो आप मुझे दिखाओ क्या प्रॉब्लम है। तो ही शोड मी हिज मोबाइल, उन्होंने अपने ऐप को दिखाया जिसमें वो ट्रेडिंग करते हैं ऑप्शन में, एंड ही लॉस्ट 2 करोड़ 80 लाख। मैंने इतना बड़ा लॉस मोबाइल में फर्स्ट टाइम देखा और मैंने कहा यार ये इतना लॉस कैसे कर लिया। तो बोलता है ये इस साल का लॉस है। मतलब मैंने कहा फिर कितना कर दिया है, बोले टोटल 23-24 करोड़ का लॉस किया है इसी ऑप्शन में। तो जो डेडली की आप बात कर रहे हैं, ये तो डेडलीस्ट। अगर आप इस मार्केट से जिद करोगे, तो खुद नहीं आपके पूरे परिवार को आप डेडली कर दोगे। सबको ही कर दिया। मैं तो को उन्होंने उनके पड़ोसियों को भी कर दिया, उसके भी पैसे लाके उसको भी जीरो कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास आते हैं। तो ये डेडली ही है। अगर आप इसे बिना लर्निंग के करोगे तो इससे डेंजरस वेपन तो कुछ हो नहीं सकता। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं सबको कहता हूँ कि इस मार्केट में जिद मत करो। अगर आप नहीं कमा पा रहे तो छोड़ दो, लेकिन जिद मत करो, क्योंकि मार्केट से जिद्दी कोई नहीं है। अगर आप इसमें जिद में और ट्राई करूंगा तो ट्राई करने से तो आप इसमें नहीं जीतोगे। लेकिन हाँ, सही हथियार से अगर आप इसमें सिस्टमैटिकली डिसिप्लिन के साथ आओगे तो हारोगे नहीं। वेरी वेल सेड। थैंक यू सो मच हितेश जी, क्योंकि जाते जाते आपने बहुत शॉकिंग और एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज दिया है, स्पेशली यूथ को और सभी लोगों के लिए, कि ये कोई क्विक मनी वाला प्लेस नहीं है। ना ही आप ये सोचो कि अगर मैं, एक होता है ना कि भाई हार रहा है तो इंसान और दुगना 4 गुना स्पीड से उसमें इन्वेस्ट करता है और फिर वो उस लेवल पे जाता है जो हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। फिर वो अपनी लाइफ, फैमिली और इंक्लूडिंग अपने जो नेबरहुड का, उनकी भी हालत भी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से उन्होंने और पैसे उसमें लगाए होंगे। तो इन सब चीजों से बचना है। तो ये इट्स अ ग्रेट मैसेज कि अगर कोई सुन के ये सब चीजों से अपने आप को रोक ले तो उनकी लाइफ के लिए वो बहुत बड़ी बात होगी। सो थैंक यू फॉर एजुकेटिंग ऑल ऑफ अस। हमने बहुत सारी बात की आज। हमने मार्केट्स को लेके, असेट्स को लेके, पॉलिटिक्स, एंड देन लास्टली कि भाई इन्वेस्टमेंट के वक्त क्या क्या चीज़ें करनी है, नहीं करनी, उस पर ध्यान रखना है। एंड स्पेशली एंड इम्पॉर्टेंट कि लर्निंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो कोर्स आप रन कर रहे हो जिसके थ्रू लोग फंडामेंटल्स, टेक्निकल एनालिसिस सब कुछ सीख सकते हैं, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर उनका करियर पॉइंट ऑफ व्यू से या ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। सो जाते जाते हितेश सर, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस द एसेंस पॉडकास्ट स्टूडियो में? आप आए, मुझसे, मेरी टीम से मिले और ऑलमोस्ट वी हैड अ वंडरफुल कॉन्वर्सेशन। आई होप बहुत अच्छा लगा हो आपको।
आप नहीं क्या नहीं, कहेंगे? डेफिनेटली इट वाज अ वेरी प्लेजर एक्सपीरियंस। मतलब ये मेरे लिए फर्स्ट पॉडकास्ट है, लेकिन जी। मैंने नहीं सोचा था कि आप इतने अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे। Thank you so much. इन सब क्वेश्चंस के आंसर देने में मुझे भी बहुत प्राउड फील हो रहा है कि इसी बहाने जो हमारे लोग हैं, जो व्यूअर्स हैं, जी। वो कहीं ना कहीं अवेयर होंगे कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जी। और जो सबसे इम्पोर्टेंट जो वर्ड मैंने बार बार कहा, लर्निंग 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 एंड लर्निंग, लर्निंग। उस लर्निंग पे फोकस कीजिए। चाहे कुछ भी हो, सीखे बिना कुछ नहीं है, सीखे जी। बिना कोई ज्ञान नहीं है। वो लर्निंग वर्ड में ही अगर एल को हटाते हैं तो अर्निंग्स की जी। स्पेलिंग आती है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इफ यू लर्न यू कैन इजीली अर्न। जी। तो आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं सबसे कहूँगा कि इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस कि आप सबको मैंने अपना नॉलेज शेयर किया जो इस मार्केट में गेन किया है, और आप भी अपने नॉलेज को बढ़ाइए, फिर ही स्टॉक मार्केट में आइए। So this was from my side. It was pleasure experience with you. Thank you so much for coming, Hitesh ji. It was again a pleasure to talk with you, knowing all such of great information जो आपने बताई, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई जिससे कि आप इस फील्ड में ग्रो भी कर सकते हो और साथ में आप अपने रिस्क को भी निगेट कर सकते हो, जो सबसे हाईलाइटेड पार्ट मुझे लगा। थैंक यू सो मच।